अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज के शो में अगर मैं इब्तिदा करूं तो मैं चाहूँगी कि आपको एक वायरल वीडियो है, काश वो मैंने अपनी टीम को दे दी होती और मैं आपको दिखाती। एक वायरल वीडियो है जिसमें एक मार्कर से सर्कल्स बनाए जा रहे हैं और एक चूंटी जो है वो उन सर्कल से बाहर नहीं जा रही। बड़ा सर्कल है, फिर उसके बाद छोटा सर्कल है। जितने भी सर्कल्स बनाते जा रहे हैं चूंटी उतनी ही महदूद होती जा रही है, वो उसको क्रॉस नहीं कर पा रही। और तब गलती से उसका पैर उस सर्कल की ब्लैक लाइन पर पड़ जाता है और उसको लगता है ओ वाओ, ये तो मेरी बाउंड्री नहीं है, मैं तो इससे आगे बढ़ सकती हूँ। और फिर उस चूंटी को जब समझ आ जाता है कि जब वो आगे बढ़ सकती है, वो आज़ादी से सांस ले सकती है, वो इसी कूजे में बंद नहीं रहेगी, तो फिर चाहे कितने भी सर्कल्स बनते रहें वो आगे से आगे बढ़ती चली जाती है। ये मिसाल मैंने आपको क्यों दी? ये मिसाल मैंने आपको इसलिए दी कि एक ज़माने में मुझे याद है अम्मी कहती थी लकीर की फ़कीर रहोगी क्या, बस इसी पे चलती रहोगी। अपनी सोच को बदलने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना पड़ता है। अगर आप ग्रो करना चाहें किसी भी एस्पेक्ट से, किसी भी फील्ड में हो आप, और आप ग्रो करना चाहते हैं, आप अगर एक माँ हैं, आप अगर एक बीवी हैं, आप अगर एक बेटी हैं, या आप प्रोफेशनली कोई भी करियर लेकर चल रही हैं, या मैं मर्दों को भी कहूँगी वो भी ये शो देख सकते हैं, तो अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए चेंज ज़रूरी है, एक्सपेरिमेंट ज़रूरी है, रिस्क ज़रूरी है। और अगर आप नहीं बदलेंगे अपने आप को तो फिर वही मेरी अम्मी और आपकी अम्मियों वाली बात, लकीर की फ़कीर रहोगी। तो आज का शो बेसिकली वो सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने जाना, हमारे तो लाइक इस वक्त जो भी हम शो करते हैं उस पर ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ ही होते हैं और वही मिसाल बनते हैं, और ज़ाहिर है उनकी ज़िंदगियों को देखकर ही आप बहुत सारे सबक सीख रहे होते हैं। सो इसीलिए अंदाज़ा होता है कि हमारे कंधों पे बहुत बोझ है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कुछ हम बोलें या जिस तरह की ज़िंदगी हम गुजारें वो आप पर भी असरअंदाज हो सकती है। और इसीलिए आज वो सेलिब्रिटीज़ जो ग्रो कर रहे हैं या जिन्होंने ग्रो किया है अपनी ज़िंदगी में चेंज लाकर, अगर मैं छोटे छोटे चेंजेस की बात करूं तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप मोबाइल फ़ोन की मिसाल ले लीजिए। पहले मोबाइल फ़ोन्स अलग तरीके के होते थे, वही मोबाइल फ़ोन्स अगर हम आज के ज़माने में यूज़ करते रहते तो आप कहाँ खड़े होते बताइए? जैसे जैसे ज़माना बदलता गया और ज़्यादा जिद्दत इख्तियार होती गई, मोबाइल फ़ोन्स चेंज होते रहे। यानी अब सस्ते मोबाइल फ़ोन्स भी बिल्कुल जो नई टेक्नोलॉजी है उसको बेस करके बनाए जा रहे हैं, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, उनमें भी वो पुरानी वाली खसलतें नहीं। अब मैं दूसरी मिसाल दूंगी टीवी की। आपके अब्बू के घर में या आपके दादा नानी मतलब ननियाल में ये डब्बे वाले टीवी होते थे। मुझे याद है कि हमारे अब्बा के घर में होता था एक ज़माने में, जब हम छोटे थे, ये डब्बे वाला टीवी था, डब्बे वाला टीवी। फिर बदलते बदलते आज स्मार्टफोन्स आ गए, स्मार्ट टीवीज़ आ गए हैं जहाँ यूट्यूब भी आप लगाएं और वाइस वर्सा बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स आप देख सकते हैं उस स्मार्ट टीवी के ज़रिए। फिर अगर मैं आपको मिसाल देती हूँ वॉशिंग मशीन की, वॉशिंग मशीन वो भी थी, पहले हाथ से कपड़े धुला करते थे, फिर वॉशिंग मशीन में जी एक जगह निचोड़ो तो फिर दूसरे जगह ड्राई करो, तो हाथ से काफ़ी काम करना पड़ता था। अब ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स आ गई हैं, कपड़े कपड़े डालो और उसके बाद अपने सारे काम निपटाओ, फिर सूखे हुए कपड़े निकाल के बस रस्सी पे डाल दो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ज़रा चुड़मुड़ उनकी ख़त्म हो जाए, वरना वो तो सूख गए होते हैं। और उसी तरह कंप्यूटर्स ने अपनी जिद्दत इख्तियार की। पहले वही डब्बे वाले कंप्यूटर्स होते थे, उससे पहले तो कंप्यूटर्स होते ही नहीं थे, लेकिन जब डब्बे वाले कंप्यूटर्स आए तो बहुत सारे लोगों ने कहा हाय हाय हाय, बहुत ये क्या चीज़, घोस्ट जैसी चीज़ आ गई, ये तो हमें आती ही नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता सबने सीख लिया कि कंप्यूटर को कैसे चलाना, और आजकल लैपटॉप्स और आईपैड्स सबके हाथ में होते हैं, या फिर मोबाइल फ़ोन्स पे ही आपका अपना मिनी कंप्यूटर है। फिर पहले क्या होता था, किताबें,
हाथ में किताबें होती थी, इतनी बड़ी बड़ी किताबें आप लेके घूम रहे होते थे। और आज आ गए जी आपकी स्टोरी बुक्स, आपकी कहानियाँ, आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स वो एक कंप्यूटर पे आ गए। आपकी सारी जो वो कागज़ पेपर इधर से उधर उड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, वो एक PDF की शक्ल इख्तियार कर गया है और वो आपके कंप्यूटर्स पे आ गए। यानी मैंने आपको ये सारी मिसालें इसलिए दी कि वक्त के साथ हर चीज़ बदलती गई। तो अगर आपने अपने आप को बदलना छोड़ दिया, आपने वही पुराने राग अलापती रहीं, तो कभी भी ज़माने के साथ नहीं चल पाएंगी, ग्रो नहीं कर पाएंगी। लोग आपको कहेंगे यार ये तो बहुत ही, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, इसको तो कुछ समझ नहीं है। तभी तो अक्सर जुमला हमें सुनने को मिलता है अपने बच्चों से, आपको क्या पता। हम भी अपनी माँ को ये कहते आए, हमारी औलाद भी हमें ये कह रही होती है, आपको क्या पता, आजकल ज़माना कहाँ है। सो अगर आप नहीं चाहती कि अपने बच्चियों से या बच्चों से ये लफ्ज़ या जुमला सुने, तो अप टू डेट रहें और अपने अंदर चेंजेस लेकर आएँ आज के ज़माने के हिसाब से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रही एक इंटरेस्टिंग शो देखने के लिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको आज बताया कि ज़िंदगी में चेंज लाने से आप ग्रो करते हैं हर फील्ड में, चाहे वो घरेलू ही चीज़ें क्यों ना हों। सो आज मेरे पास इस टॉपिक पे बात करने के लिए हैं सना अस्करी, बड़े दिनों बाद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फिर मेरे पास है शर्मीन अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम नूर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक है? ठीक, आप बताएं। और राबिया रिजवान। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। चमक रहे हैं आज आप लोग माशाल्लाह, बड़े फ्रेश लग रहे हैं। मुझे खुशी होती कि कुछ गेस्ट जो हैं वो सुबह सुबह जमाइयाँ नहीं ले रहे होते, बल्कि उनकी एक एनर्जी, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी होती है जो मेरे लिए भी बहुत अच्छी साबित होती है। कोई ऐसे भी गेस्ट होते हैं? कुछ बहुत ऐसे होते हैं जिनकी आंखें नहीं खुलती और दिमाग भी नहीं खुलता, फिर उनको हमें बहुत उस कॉफ़ी के कप में कोई कोल्ड ड्रिंक, शुगर वाली चीज़ कुछ ऐसी देनी पड़ती है कि उनकी आंख खुले। हाँ, मुझे लग रहा है हम मोस्टली यहाँ पे मदर्स हैं, तो अब वो जो सोने वाला और थकने वाला फैक्टर ही जिंदगी से खत्म हो गया है। Even being besides mother, if you are an actor, आपका कोई work hours नहीं होते, हाँ। तो आपका स्केड्यूल नहीं हो वो भी सकता। आपके अलावा जो मैं जिनको बुलाती हूँ वो भी एक्टर्स ही होते हैं जो सुबह कहते हैं कुछ खिला दो पिला दो, बोला नहीं जाता। या तो उनके बच्चे, हाँ, या तो उनके बच्चे नहीं हुए ऐसा ही है, होंगे या फिर ऐसा ही इतने बड़े हो गए होंगे कि हाँ। अब उनकी वो आदत खत्म हो गई ये है। तो है। लेकिन जो स्कूल गोइंग एज है उसमें तो यू गेट यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली। अच्छा देखो, यही एक बड़ा चेंज है आप लोगों में यस, कि जब आप स्कूल में होते थे तो अम्मा ही चुटिया पकड़ पकड़ के उठा रही होती होंगी। कौन है यहाँ जो मुश्किल से उठता था जब स्कूल जाती थी? मैं एक आवाज पर हाँ, Not even me। मुश्किल से उठती थी। मेरी नींद इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन सुबह वाली नींद है थोड़ी सी कि आई अच्छा। वांट के उस टाइम पे मैं मुश्किल से उठती हूँ। और आप मैं उठ जाती थी। उठ जाती? हाँ, शायद अच्छा, अम्मा का डर इतना होता अगर था। मैं आपकी ज़िंदगी में लाइक ये उठना, खाना, या फिर बाहर जाना, शावर लेना, अपनी उसका हेल्थ का ख्याल रखना, अपने हाइजीन का ख्याल रखना, इसमें कितनी चेंजेस आई हैं? मैं इन चेंजेस की सबसे पहले बात करना चाहूँगी। सना शुरू हो जाओ। मेरे तो बहुत आई हैं। हाँ, ठीक है, मैं मतलब ये जो अभी सोने उठने वाली बात है, वो बेटे से पहले तो मैं पूरी रात जागती थी। यू नो, वी यूज्ड टू प्ले गेम्स, बोर्ड गेम्स, दोस्त, यू नो। अब इतना बड़ा चेंज आया कि मैं कहीं नहीं जाती। आई डोंट गो आउट एनीवेयर। मेरे घर में 7:30-8 बजे रात हो जाती है। देन आई वॉच कोई सीरीज़ देख ली या कुछ देख लिया। लेकिन पहले ये 8-9 सालों में ये तब्दीली आई है। आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट चेंज। मतलब ऐसे भी दोस्त हैं मेरे बहुत सारे जिनसे मैं 4-4 साल हो गए नहीं मिली, शक्ल भी नहीं देखी। वो कॉल करते हैं, हाँ क्या सीन है? कहते नहीं मैं सोऊंगी, नहीं कल स्कूल है, नहीं अभी शूट पे जा रही हूँ। सो यू नो, आपकी लाइफ बहुत चेंज होती है। इवन यू नो, फूड हैबिट्स आपकी बड़ी चेंज होती हैं जब आपका बच्चा हो जाता है। यू नो, मैं एक कैंडी फ्रीक हूँ, मैं बहुत कैंडीज़ खाती होती थी। जब से नायल हुआ है वो चीज़ें काफ़ी मेरी रिड्यूस हो गई, क्योंकि मैं खाऊंगी तो वो खाएगा। तो यू नो, आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होती हैं। एंड आई थिंक विद एज आई नेवर डिड स्किन केयर, नेवर टुक केयर ऑफ माई स्किन या हेयर। अब मैं रात को एक डे टाइम रूटीन, नाइट टाइम रूटीन होती है विच आई नेवर डिड। लेकिन आई थिंक जैसे आप ग्रो हो रहे होते हो, एक आध झुर्री आती है, उसके बाद आप रियलाइज करते हो पहले करना खाइए। हिट करता है। सीरियसली
यस, ये तुमने बिल्कुल पते की बात कही कि जब हम टीनेज में होते हैं हम इतने झल्ले होते हैं, लाओबाली नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं खा रहे, गंदी गंदी चीजें, स्लिम्स खा रहे हैं, तो मिर्चों वाली चीजें, तो पानी पूरी और सोडा एंड स्लिम्स, यस किलर। जो अब हमें अंदाजा होता है, मतलब मुझे तो खैर बहुत ही देर में अंदाजा हुआ कि मैंने किया क्या है अपने साथ टीनेज में। वाट लगाई, अपनी सनब्लॉक नहीं लगाया कभी। मैंने भी नहीं लगाया, कभी भी नेवर यूज्ड इट। और अब पता लगता है कि कितना जरूरी है। मैं तो अपने बेटे को थोप थोप के लगा के भेजती हूँ एक्चुअली, कि अभी से भाई लेकिन अब जो चेंज आया, व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, जब हम टीनेजर्स थे हमें नहीं पता था इन सब चीज़ों का, लेकिन जो आज के टीनेजर्स हैं दे आर वेरी सेल्फ अवेयर, उनको अपनी स्किन रूटीन का बहुत पता होता है, अपनी डाइट का बहुत अक्सर पता तो वही होता बता है। रहे होते हैं ना हमें। एग्जैक्टली, क्योंकि अक्सर हमारे एक्सपोजर बच्चे बता रहे होते अभी हैं। हम ये बहुत आ डिस्कस कर गया रहे थे कि आप कह रही थी ना कि मेरे बाल इतनी ब्यूटीफुल कर्ल्स मेरे वापस आ गए हैं। अब मैं देखती हूँ कि बच्चियाँ सारी अपने कर्ल्स फ्लॉन्ट करती हैं, और हम में से जो हमारे पहले ये होता था कि आयन कर करके इस्त्रियाँ मार रहे होते थे बालों को कि सीधे हो क्योंकि जाए। हमें वो बाल रखने नहीं आते थे। मुझे सारी उम्र मेरे बाल ऐसे रहे जैसे बॉम्ब फटा हुआ है। मेरे इतने लंबे लंबे बाल होते थे ये, और फ्रिजी। क्यों? क्योंकि मैं ब्रश कर ले, मुझे नहीं पता था कि हैंडल नहीं करना आता था, मेंटेन कैसे करना है। मैंने शावर लेने के बाद आफ्रोकॉम से उसको सुलझाना है, सीरम्स लगा के, और उसके बाद सूखे बालों में नहीं उसको सुलझाना। अरे हमें ये नहीं पता था वो जो ड्रायर के साथ एक गोल वाला नहीं आता, उसका यूज क्या होता है, कुकू वाला थिंग, दैट इज फॉर कर्ली वो हेयर। पड़े में होता था, एक्स्ट्रा पड़ा होता Waste था। वो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन होता था जो। मैं अपनी भांजी को देख नॉट अबाउट द एज, अगर हम कहें कि विद एज हमारे पास सारी, इट्स अबाउट द अवेयरनेस। अब एक जर्नली एक अवेयरनेस आ गई है जो कि हमारे से यस सॉरी it's okay. लेकिन अवेयरनेस इसलिए आई है क्योंकि बैक इन द डे हमारे पास इंटरनेट नहीं था। हमारे पास एट आवर फिंगर टिप्स सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी जो कि अब इन टीनेजर्स को है। दे नो हाउ टू नेविगेट थ्रू लाइफ। हम तो बेचारे अपने बता दिया जो खुद ही फिगर आउट कर लिया वो कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं था। हमारी मदर स्ट्रिक्ट ज्यादा थी, थ्रेडिंग नहीं कराएंगे, डांस नहीं करने देंगे। अभी बच्चों को हम खुद लेके जाते हैं। अच्छा, आप यंग एज में लेकर अब आप जाते हैं। नोट करें, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अगर आपका बच्चा पैदा हुआ है और आप देख रही हैं कि आपकी बेटी है रही है, क्योंकि जाहिर है हार्मोनल चीजें हम खा रहे होते हैं, मुर्गी में भी टीके हैं, हर चीज में, तो हम बचपन में ही लड़की को ले जा रहे होते हैं कि इसकी वैक्स कर दे। मैंने सैलून्स में छोटी छोटी बच्चियां देखी रो रही हैं, होती हैं, वो रो रही है क्योंकि उनकी अम्मा उनकी वैक्स करा रही ये हैं। तो खैर मतलब इन माय ओपिनियन ये सही नहीं है। आई थिंक 11-12 साल की एज से पहले नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि वो लोग कहते हैं कि जितना आप जल्दी कराना शुरू करेंगी, लेकिन आदमियों की तरह की लगते हैं। बेबी स्किन तो आपकी इतनी सॉफ्ट होती है कि वो तो पील ऑफ हो जाती है। आई डोंट नो वो विद अ सर्टेन एज में भी 11-12 के बाद तो जब प्यूबर्टी हिट करने वाले हैं तब आप अगर करवाएं तो वो इफेक्टिव होता है। लाइक माय मदर आईब्रोज नहीं बनवा सकते। यार 10th से पहले मैंने थ्रेडिंग नहीं कराई। मैंने भी नहीं कराई थी, अब मैं करानी 10th क्लास, या 10th क्लास में एक सही आप 10th की बात करिए, इंटर के बाद आई गॉट जाओगे तो फिर आपको ये सब कुछ अलाउ होगा। एग्जैक्टली, आईब्रोज तो आप भूल ही गए ना। मैंने मंगनी पे कराई थी अपनी आईब्रोज, हाँ, बिकॉज वो अम्मा की परमिशन नहीं थी कि लड़कियां पक्की लगती हैं, सेम नाक नहीं छिदाएंगे, क्योंकि वो लड़कियां हमारे मेरे जमाने में लड़कियां शादी से पहले कराती थी सैलून जाके आईब्रोज के, वही वाली बात पक्की लगती है। लेकिन उसमें फिर वही होता था ना कि वो बहुत ज़्यादा मैच्योर लगती थी अपनी एज से, तो घरों में मोस्टली लड़कियों को परमिशन नहीं होती थी। वन ऑफ लड़कियां आपको नजर आती थी कॉलेज में मुझे, जैसे कि जिन्होंने आईब्रोज बनाई हुई, वरना मोस्टली की नहीं होती थी। आप अपर लिप्स फिर थ्रेड करवा लेते थे, लेकिन आईब्रोज में बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती थी। अच्छा, मैंने अपनी बेटी पे कोशिश की है सख्ती करने के लिए, तो उसने क्या किया, मामा बस वैक्स करा रही हूँ। मैंने कहा चलो वैक्स तो कराओ। उसने ना चुपके वैक्स से आईब्रोज उसको लड़की कहती थी कि आईब्रोज नीट कर दो, और मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कहा अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता तो देखा तो भाई ये तो ये हो रहा है। मैंने कहा आप थ्रेडिंग ही करा लो तुमने, आईब्रोज तो हटवा ही नहीं। तो बच्चे जो है उनको इंस्टा और ये सारी की चीजों की वजह से वो कहते हैं पेरेंट्स पे भी बहुत ज्यादा मेहनत प्यारी भी लग रही होती हैं बच्चियां बहुत अपने टाइम पे। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग शायद उस एज में इतने खूबसूरत, इतने प्यारे नहीं लग रहे थे। आजकल बच्चियां बहुत प्यारी भी लग रही सूरत तो दूर की बात नहीं, झल्ले लगते थे हम लोग, बाल बिखरे हुए, सारी हमने तस्वीरें फाड़ दी हैं। तो जो कपड़े पहना रहे हम पहन लेते थे, बाल हमें कुछ तमीज नहीं थी। आई रिमेम्बर सेम कपड़े पहने, क्यों पहने हैं भाई? एक ही थान लिया अम्मा ने, सबके मैचिंग। फिर वो पर कटे बाल चले, सबके कटे हुए, यहाँ से कटे हुए, डॉगी कट जैसे। पाकिस्तान आते थे तो मम्मा फ्रेम्स बनवाती थी, मेरे ग्लासेस लगे हुए थे।
इतने बड़े बड़े फ्रेम्स बनवा के एक साथ 5-6 लिया था, मेरे नाना अब्बू के साइज के वो फ्रेम्स एंड आई यूज्ड टू वेयर देम। ऑप्शन नहीं था कोई। फैशन होता है हर चीज, आप यू नेवर नो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा अच्छी भी चल रही है। और अभी जैसे हम मैं एक हूँ मतलब मदर, मैं भी अपने बच्चे पे बहुत सारी उस टाइम के अकॉर्डिंगली एक्सपेरिमेंट्स तो करूँगी जो मुझे लग रहा होगा कि बहुत प्यारा लग रहा है। मे भी जब उसकी एक एज आएगी। नहीं अम्मी आप प्यारा लगने के लिए मेरी अम्मी मेरे सारी जिंदगी बॉयकट रखे हैं कि जुए ना पड़ जाएं। अपने काम आसान कर लेंगे। सीरियसली बॉयकट के हिसाब से वो इतने कस के बाल बनते थे कि बेटा जितने कसे हुए बाल बंधेंगे उतने घने और लंबे होंगे। आंखें बाहर होती थी मेरी। और आजकल वो फैशन आ गया, बाय द वे कसे हुए बालों का आजकल फैशन आ गया। वो स्लीक बैग, क्या स्लीक आंखें भी बाहर, सारा कुछ बाहर। उसकी तो आंखें भी इतनी बड़ी सारी। अब वो उन्होंने कस के चोटी बांध दी ना, ये नीचे तक की चोटी। यार क्या किया ये? चेंज की बात करें, जो मैंने पर्सनली एक चेंज फील किया आफ्टर बीइंग अ मदर स्पेशली, डरने लगी हूँ। पहले नहीं डरती थी। ये तो रोलर कोस्टर में बैठ जाती थी, कहने वाली थी मैं मतलब एडवेंचर करती थी। आई रिमेंबर आई डिड बंजी जंपिंग विदाउट एनी फेयर। उसके बाद दोबारा मेरा पहला बेटा हुआ, दोबारा मौका मिला एंड आई कुडंट डू इट। लेकिन नहीं कर सकती। बट आपको ये लगता है कि इज इट बिकॉज यू बिकम अ मदर नाउ, या फिर ये एक एजिंग फैक्टर है कि विद एज आपके अंदर फियर आ जाता है जो एज अ चाइल्ड आपने नहीं होता? आई बिकेम मदर वेरी अर्ली व्हेन आई वाज 22 इयर्स ओल्ड। तो मुझे नहीं लगता एज फैक्टर है, वो माँ बनने के बाद जो एक डर आया ना, आई डोंट नो, वो खुद ही आया। आप अपने आप को वैल्यू आउट नहीं कर सकी क्यों आया वो इतना बड़ा। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई जब मेरा थर्ड बेबी हुआ। मैं थर्ड बेबी के बाद बहुत बुज़दिल हो गई कि मैं रोलर कोस्टर्स, और मैं पहले वाले जो 2 बच्चे मैं उनके साथ बैठा करती थी। मेरे मियाँ डरते थे, मैं कहती थी चलो मैं चलती हूँ। और मैं क्योंकि ज़ाहिर है वो छोटे थे, मैं अकेले तो नहीं उनको भेज सकती थी, तो मैं उनके साथ जाके उनके साथ रोलर कोस्टर्स पे बैठती थी। लेकिन जब तीसरा वाला हुआ तो मैंने कहा कि मुझे डर लगा। नहीं, लेकिन रीज़न आई डोंट नो, ये कह रही है कि एज फैक्टर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है शायद एज फैक्टर। मेरे लिए एज फैक्टर है क्योंकि मैं अपनी बेटी के साथ, वही आपकी बात, मैं रोलर कोस्टर्स में बैठी हूँ, सब कुछ किया है, बट इट्स ओनली आई थिंक व्हेन आई हिट माय 30 कि मुझे एकदम से डर लगना शुरू हुआ कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती। अब मैं सोच नहीं सकती कि मैं किसी रोलर कोस्टर में बैठूं। अभी 7-8 साल पहले तक भी मैं आई वाज वेरी कंफर्टेबल, आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड के अम्यूजमेंट पार्क्स में जाके, लेकिन अब मैं किसी अम्यूजमेंट पार्क में चली जाऊँ मेरी नहीं हिम्मत, और मैं एंजॉय भी नहीं करती। मेरे साथ रोलर उल्टा हो कोस्टर्स गया। में बैठ, मतलब मुझे लगता है यू बिकम एडवेंचरस नाउ। पहाड़ी चढ़ी आजकल मैं नहीं एंजॉय करती, जो कि मैं वो थी कि बड़ा मजा आ रहा था तो चीख रहे होते थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मेरे अंदर ये चेंज आया खुद ब खुद, जो कि मैं नहीं लेकर आई। ये सारे ये बात ना फॉलो करें, मुझे भी फॉलो करें। मैं बहुत दलेर हो गई हूँ आजकल, ठीक है, बिकॉज मुझे बेटे को प्रूफ करना होता है बेटा हम बहुत कूल हैं। अभी हम ट्रैवल कर रहे थे, वी वर इन श्रीलंका, तो एडम स्पीक जो है ना, वो मैंने कहा नायल हम तीनों करेंगे। अब्बा बेटा जो है ना 90% कर लिया था, बेचारों ने दोनों थक गए। मैंने कहा नायल तुम्हारी माँ करके दिखाएगी, मैं अकेली गई हूँ ऊपर पागलों की तरह चढ़ती रही, सांस रुक गया, टांगे रह गई मेरी। मैंने कहा ना, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक चीज है ना, अपने बेटे को दिखाना है ताकि वो बुज़दिल ना हो। शायद मैंने 2 वालों के साथ ऐसे ही किया, तीसरे वाले के साथ मैंने कहा अच्छा वो भाई बुज़दिल है। ये वो चीजें हैं जो पताशे बांटो। ये वो चीज़ें जिसका आपको पता है कि कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। एक चीज़ जिसका आपको पता हो कि फॉर एग्जांपल आप ड्राइविंग अगर नहीं ठीक तरह करें तो आपको ये पता है कि इससे कोई भी आपको नुकसान हो सकता है। सो अब मैं बहुत ज़्यादा एहतियात से करती हूँ ड्राइविंग, बिकॉज आई फील माई सेल्फ कि मेरे पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये फॉर एग्जांपल राइड्स, शायद मैं आज बच्चा होने से पहले भी बहुत सारी ऐसी राइड्स थी जो मैं नहीं लेती थी, वो मेरे अंदर है कि मैं नहीं ले सकती। अदरवाइज भी बहुत ज़्यादा घूमने वाले भी जो राइड्स होते हैं वो तो मैं बचपन से नहीं ले सकती। बट येस, जो चीज़ों के बारे में रिस्पॉन्सिबल होना है, मुझे लग रहा है कि मेरे बेटे के बाद आई फील लाइक कि मैं बहुत वैल्यूएबल हूँ और मैं उसके लिए बहुत ज़रूरी हूँ। तो जो काम करने वाला हो मैं वो करती हूँ, जो मुझे लगता है एक्स्ट्रा है वो नहीं। और उसके अलावा मैं कोई इर्द गिर्द की कोई टेंशन या कोई बिला वजह के किसी प्रॉब्लम में या पंगे में नहीं पड़ती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक कि मैं नेगेटिव एनर्जी लूंगी और मैं घर आके भी दूंगी। सो आई फील लाइक अब तो कुछ भी हो ना, मैं अगले बंदे को माजरत कर देती हूँ। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, इससे पहले कि मैं कपड़े जो और हमारी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ें, मैं थोड़ा बड़ी बड़ी चीज़ों पे बात करना चाहती हूँ। आपकी सोच भी तब्दील होती है ज़माने के साथ, एज के साथ, मैच्योरिटी के साथ। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी सोच में अलग अलग चीज़ों को लेकर क्या तब्दीली आई। मैं आपसे शुरू करती हूँ। फर्स्ट थिंग बुलिंग। बचपन में कब बुली हुई,
नहीं अंदाजा था, वो नाइवनेस थी ऑब्वियसली, नहीं पता था बहुत सी चीज़ों का, या कब कब बॉडी शेम हुआ नहीं पता चला। बट बाय द टाइम जब आप बड़े होते हैं, चीज़ें आप देख रहे होते हैं, तो आपको समझ में आती है कि स्पेशली आफ्टर 35 मुझे लगा कि कुछ अलग ही विजडम आ रहा है ना अब मेरे, मतलब बहुत सारी चीज़ें समझ आने लगी हैं जो पहले नहीं आती थी। कभी किसी ने मजाक में कुछ टॉन्ट कर दिया, उस वक्त नहीं समझ आया, बाद में व्हेन आई यूज्ड टू रिकॉल कि नहीं यार ये गलत है, वो गलत है। इनफैक्ट इवन इन माई फैमिली, ख़ानदान में, कज़न्स में बहुत दफ़ा होता है किसी का मजाक उड़ा दिया बैठे बैठे, गंजा कह दिया, मोटा कह दिया, बच्चों का मजाक उड़ा दिया, किसी बड़े का, तो वो चीज़ अब आगे लेके नहीं जानी है, ये बात मुझे समझ आई। और अब हमारे जो बच्चे हैं, जो ये वाली जनरेशन है, उनको हमसे ज़्यादा पता है, तो वो पहले ही उनको एक तो टर्म्स बहुत पता चल गए, वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, रेसिज्म नहीं होना चाहिए, आप बॉडी शेम नहीं कर सकते किसी को, आप किसी को डिमीन नहीं कर सकते उनके प्रेजेंस पे। तो ये चीज़ें हमारे टाइम पे नहीं थी। हम तो बहुत मुंह फाड़ के बोल देते थे लोग, हमें भी, हम सुनते भी थे, लोग कहते भी थे, हमें मुंह फाड़ के हम सुन लेते थे। मेरी फेयरवेल मुझे ऐसा यूजुअली इसी बात के टाइटल्स मिलते थे, कोई मोटा, कोई छोटा, कोई काला। मेरी टीचर मुझे मोटी कह के बुलाती थी पूरी क्लास के सामने, इमेजिन। और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, और उस सब्जेक्ट से मैं फिर ऐसे आई वांटेड टू स्टडी दैट सब्जेक्ट। लेकिन उसके बाद 1 साल मैंने वो क्लास ली है, एंड देन आई हेटेड इट। आई स्टार्टेड बंकिंग माई क्लासेस, आई डिडंट वांट टू गो टू दैट लेसन, क्योंकि मुझे वो ट्रॉमेटिक हो गया था मेरे लिए कि मैं जैसी क्लास में एंटर होंगी वो मुझे देखे कि आ गई मोटी, तुम आ गई मोटी, और मोटी हो गई हो तुम। एंड इट यूज्ड टू किल मी, एंड इट वाज सो एम्बैरेसिंग। आपके 30 फ्रेंड्स, आपके 30 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, एंड यू गेटिंग कॉल्ड आउट फॉर योर वेट। तो वो ऑब्वियसली मेंटल। अब अल्लाह का शुक्र, अगर जैसे कि मैं अपनी बेटी को एक दिन स्कूल पिक करने गई, एंड आई सॉ वन ऑफ अ फ्रेंड्स, एंड आई सॉ कि उसने काफ़ी वेट लूज़ किया हुआ है, तो मैंने अपनी बेटी से कहा, मैंने कहा तुम्हारी फ्रेंड कितनी पतली हो गई। तो उसने मुझे इतनी वियर्ड तरीके से देखा, एंड शी सेड कि मामा अब ये कैसी बातें कर रही हैं, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक कि कौन मोटा है कौन पतला है। मैंने कहा तुमने नहीं नोट किया कि नहीं हम ये चीज़ें नोट नहीं करते, वी डोंट केयर कि फ्रेंड मोटी है या पतली है या कौन कैसा लग रहा है, वी आवर कंपनी मैटर्स, दैट्स व्हाट मैटर्स। ये चेंज आया है, बड़ा चेंज, और ये शायद हमारे अंदर इसलिए आया है हमारे बच्चों की वजह से। बीन थ्रू दिस ना, हमारे ऊपर ये गुजरी है। एक ब्रेक के बाद हम आते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं कि ज़िंदगी में हम क्या क्या चेंजेस लेकर आए अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए। तो अभी ये सब बता रहे थे, आपने बताया था ना अभी, अपनी सोच की चेंज, डर, हाँ, अपना डर, अपनी सोच। तो अब मैं दूसरी के पास, तुम्हारे पास आऊँगी। तुम्हारी सोच अपनी टीनेज, अपने बचपन, वहाँ से लेकर फिर शादी के बाद, वो सब बताओ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, कोई अगर, सॉरी ये बात अच्छी है कि बुरी, आई डोंट नो, कि मुझे ऐसा लगता है मैं एक बहुत अच्छी इंसान थी और विद टाइम मैं एक बहुत बुरी इंसान हो गई। एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस, ऑनेस्टली, क्योंकि तुम्हें नो कहना आ गया होगा लगता है। हाँ जी, क्योंकि पहले था कि आई वाज अ पीपल प्लीजर, कि मैं सबको खुश करूँ, किसी की बैक बाइटिंग ना करूँ, सब कुछ मैं ये करती थी। देन आई रियलाइज कि यार लोग आपके साथ ठीक नहीं होते, लोग आपकी हर चीज़ में बुराई निकालेंगे। मैं इतना, मुझे शौक है कि मैं अपनी गैदरिंग्स करूं, लोगों को बुलाऊं, उनको एंटरटेन करूं, बट हर किसी ने ना किसी न किसी चीज़ में कीड़ा निकालना ही है। तो फिर मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिए लोग कि जो ये कीड़ा निकालते हैं उनको तमीज़ नहीं है, उनको सब बदतमीज़ी से अपने बिहेव करना है। और एक चीज़ थी, मैं पहले लोगों को ना फेस पे ये बात कहती ही नहीं थी कि यार बुरा लगता है, छोटी छोटी बातें क्या करनी, वो चीज़ें पाइलअप हो जाती थी। वो लोग जब आप एकदम से वो चीज़, कोई भी बात पे आप किसी को कह देते थे, वो कह रहा है ये बदतमीज़ है बिकॉज इसने कह दिया, बट वो बैक पे जो पाइलअप चीज़ें हैं वो तो नहीं आपने। अब मैं छोटी सी बात थी फ़ौरन से कहती हूँ आपने ये गलत बात किया, आपने ये बदतमीज़ी की, ताकि लोगों को पता चलना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ पे वो बदतमीज़ हैं। सो अब मैं मुँह फट हो गई हूँ, सॉरी। यानी कि तुम देखो अब स्ट्रॉन्ग हो गई हो, तुम मैच्योर हो गई हो, तुम्हें अवेयरनेस आ गई है कि मैंने हर वक्त हर बात पे हाँ जी नहीं। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, और जो अच्छे हैं मैं उनके साथ शायद पहले से भी ज़्यादा अच्छी हूँ। विद द टाइम आप सीख लेते हो कि किसके साथ अच्छा रहना है, किसके साथ नहीं। अब तुम्हें समझ आ गई ना? हाँ, समझ आ गई मुझे। लोगों का लक पता गया है कि किसके लिए अवेलेबल रहना है, किसके लिए नहीं। और लोगों की नेगेटिविटी को मैं बिल्कुल भी, मैं किसी को ना अब अपने आप को हर्ट नहीं करने देती। या बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड है, जैसे हस्बैंड है, मेरी मदर है, या मेरे बेटे से, उसके अलावा मैं, इवन मेरे बहन भाई भी हैं, उनके लिए मैं इमोशनल होती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा
उस चीज़ का भी मैं ना नेगेटिव स्ट्रेस अपने ऊपर नहीं लेती, बिकॉज आई फील लाइक कि मैं अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हूँ। तो मैं उसके लिए हमेशा अपने एक पॉजिटिव माइंड के साथ रहूँगी तो मैं उसकी अच्छी ग्रूमिंग कर सकूँगी। अच्छा, मेरे साथ अब उल्टा हो गया बिल्कुल। ओके। शायद मैं कभी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत ही सही, कभी नेगेटिव होंगी, किसी को जज करती होंगी कि ये ऐसा है वैसा है, इसलिए ये पहना तो ये ऐसा होगा। जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई मेरी नेगेटिविटी थमती जा रही है और पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है और मैंने अब लोगों को जज करना छोड़ दिया है। मैं कहती हूँ इसकी कोई क्या पता इसकी कोई वजह होगी। मैं इनफैक्ट अगर मैं इतनी सी बात कहूँ कि इन लॉज की भी बात करूँ, मुझे अब इन लॉज की कोई बात किसी भी बात के हवाले से बुरी नहीं लगती। मैं उसकी जस्टिफिकेशन खुद अपने दिल में बना लेती हूँ, इसकी शायद ये वजह होगी इसलिए इन्होंने ये लेट गो करना आ जाता है। जब मैं यंग एज में थी, आई वाज द सेम बिफोर, मैं लोगों की ना कोई जस्टिफिकेशन बनाती थी कि यार इसने ये कहा होगा, ये सब हुआ होगा, लेकिन कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। लोग आपको तकलीफ देने के लिए बात करते हैं। सो नाउ आई एम वेरी क्लियर। पता नहीं मुझे ना तकलीफ नहीं होती अब। पहले मुझे इतनी छोटी सी बात पे मैं इतनी सेंसिटिव थी और मैं नेगेटिव हो जाती थी, इसने मुझे ऐसे कहा, ये क्या सोच रही है, इसके पीछे क्या है, ये क्यों कह दिया, वो क्यों कह दिया। लेकिन अब उलट हो गई है। मैं कहती हूँ कि ऑब्वियसली मैच्योरिटी आ गई है शायद, और उससे मुझे इतना सुकून आ गया है कि मुझे लगता है कि मेरे इर्द गिर्द के लोग बुरे हैं ही नहीं, मुझे ऐसा लगने लगा है। और मैं कभी डिस्कस करती हूँ तो मुझे अपने अंदर इतना सुकून फील होता है। पहले मुझे अपने मियाँ की छोटी छोटी बातें इतनी बुरी लगती थी जो कि अब मुझे लगता है कि नहीं है, और वो नहीं बातें बुरी लगना वो मेरे अपने लिए अच्छी हैं, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप हेल्दी हो गया और छोटी छोटी बातों पे लड़ते नहीं हैं हम कि ये तुमने मुझे क्यों कह दिया, वो तुमने मुझे क्यों कह दिया। और मुझे जलना कुड़ना नहीं पड़ता उतना, जो मैं छोटी छोटी बातों पे अंदर ही अंदर जल कुड़ रही होती थी। तो मुझे लगा ये मेरे अपने बॉडी के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ये चीज़ ऑटोमेटिकली अच्छी आ गई और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ, पता नहीं कैसे आ गई। इस बात पे मैंने एक चीज़ जो सिर्फ ऑब्जर्व नहीं की अपने अंदर, बल्कि एक चीज़ अडेप्ट भी की, वो ये कि ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में हर चीज़ या हर इंसान को आप समझें। छोड़ दो नहीं आ रहा समझ में, छोड़ दो, जाने दो। मतलब पहले होता था मुझे, जैसे आपकी वाली बात, कि हर चीज़ बॉदर करती थी, छोटी छोटी चीज़ें। तो वो होता था यार ये ऐसा क्यों है, या इसने ये क्यों बोला, या ये अगर आइडियोलॉजी ये समझ क्यों नहीं आ रही, या ये अगर बिहेवियरल पैटर्न है तो वो क्यों नहीं समझ आ रहा, या सही है या गलत है। इंसान, हर इंसान अलग होता है, उसका बैकग्राउंड अलग है, उसकी अपब्रिंगिंग अलग है। इनफैक्ट एक घर में साथ पले हुए भाई बहन भी अलग अलग होते हैं। तो आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स डिफरेंट हैं। और अब तुम्हारे मरियम, जब तुम मेरी एज तक पहुंचोगी ना तो शायद तुम्हारे अंदर ये बदलाव आएगा, जो कि अभी ये वाला यही बात अभी भी मैं ये बात कहना चाह रही थी, यही कि मुझे अब कोई भी कुछ कहता है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक टाइम होता है ना कि आपको ये इस बंदे ने, अब मैं लोगों की वो जो भी स्ट्रेस है या जो भी उनका बातें, मैं उसको सीरियस नहीं लेती। मैं कहती कह दिया ओके फाइन। तो मैं वो नेगेटिविटी अपने ऊपर लाना ही नहीं चाहती कि लोग मुझे हर्ट करें और मैं उसको सोच रही हूँ। सो आई एम ओके विद एवरीथिंग कि सही है यार, मिलना है मिलो, नहीं मिलना ना मिलो, जो जिस तरह खुश है उस तरह रहे वो। हाँ भाई, बताओ शर्मीन तुम। अच्छा, मेरी लाइफ में जो एक सबसे मेजर शिफ्ट आया है वो ये कि जैसे कि मैंने पहले भी शो में डिस्कस किया, आई वाज वेरी यंग व्हेन आई गॉट मैरिड। आई वाज 17 ओनली, बच्ची थी मैं। तो और मेरी बहुत शेल्टर और सफोकेटेड लाइफ थी, और मेरी आदत थी कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई स्ट्रेस हो, कोई एंग्जाइटी हो, वो मैं अपने अंदर बॉटल अप करती रहती थी और मैं बात नहीं करती थी किसी से, जो कि मेरे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बुरा था। एंड देयर केम अ पॉइंट जब मैं ब्लास्ट हुई एंड everything turned upside down, my whole life turned upside down. अब मैंने with time ये अपने अंदर अडेप्ट किया है कि मैं बात करती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम है, अगर उससे रेलिवेंट ना भी हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे दोस्त हैं, कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको मैं हर चीज़ के साथ ट्रस्ट कर सकती हूँ। पहले तो मुझे ट्रस्टिंग इशू बहुत था कि मैं किसी को ट्रस्ट नहीं करती थी कि ये बात आगे ना निकल जाए, इसमें बदनामी ना हो, इसमें मेरी बेइज्जती होगी, थोड़ी डरपोक भी होगी तो बहुत ज़्यादा। इंट्रोवर्ट तो थी बाय नेचर, बहुत शाय भी थी, और बहुत इस चीज़ का, क्योंकि बचपने से अम्मी ने एक चीज़ जो मैंने अम्मी की देखी थी वो ये कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। तो ये जो एक डर था ना, वो दिमाग में इतना ज़्यादा बैठा होता है कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, इसलिए कुछ ना बोलो, कुछ ना डिस्कस करो। अब आई हैव चेंज दैट, आई हैव स्टॉप्ड वरिंग अबाउट दुनिया वाले क्या कहेंगे।
आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, मेरी लाइफ इतनी प्रेशियस है कि आई कम फर्स्ट। आई डोंट केयर कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। अगर मुझे कोई चीज़ बॉदर कर रही है, मैं बैठ के अपने दोस्तों से भी डिस्कस करती हूँ, अपने फैमिली में भी, हर किसी से नहीं करती, लेकिन एक आध मेंबर है जिससे मैं डिस्कस करती हूँ। दोस्त बनाए, मेरी ज़िंदगी में दोस्त नहीं थे, मैं कहीं बाहर नहीं जाती थी, मैं पूरा वक्त घर में होती थी, विद इन द 4 वॉल्स ऑफ माई हाउस। अब मैं बाहर निकलती हूँ, मैं अपने आप को फ्रेश करती हूँ, बिकॉज एज ह्यूमन्स वी नीड सोशल इंटरेक्शन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सोशल इंटरेक्शन नहीं हो रही तो आप अपने ही शेल के अंदर बंद आप अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो मैंने ना अपने लिए आउटलेट्स बनाए जो कि मैं पहले अपने आप को अलाउ नहीं करती थी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, इवन आफ्टर आई गॉट सेपरेटेड, मैं कहीं बाहर नहीं जाती थी ये सोच के कि ओ दुनिया वाले क्या कहेंगे, कि ओ क्या सवाल जवाब। सेपरेशन के बाद नाउ शी स्टार्टेड सोशलाइजिंग, तो मैं घर में पड़ी रहती थी। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, इट डजेंट मैटर कि दुनिया क्या कह रही है, मैंने अपने आप को देखना। और फिर मैंने एक होल में जा रही थी, एक ब्लैक होल में जा रही थी, जिससे मुझे निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। तो ये एक सबसे मेजर शिफ्ट है मेरी लाइफ में, विच हैज़ वर्कड। ऑब्वियसली आई हैव माई गुड डेज एंड आई हैव माई बैड डेज, लेकिन एटलीस्ट अब मुझे उन बैड डेज में नेविगेट कैसे करना है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख रही हूँ। तो एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। सॉरी, मैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप, ये मैं कह रही हूँ, आप कह रहे हो ना कि आपकी लाइफ में विद टाइम बहुत सारी चेंजेस आती हैं। जैसे यू आर सेइंग कि नाउ आई एम मीटिंग पीपल, मैं दोस्त बना रही हूँ, लेकिन कभी कभार उस चेंज जो अडेप्ट आपने किया होता है उससे भी प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो वो छोटे से प्रॉब्लम से मुझे ऐसा लगता है कि आपको घबराना नहीं चाहिए। दुनिया में बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं, उसमें से 2 बुरे भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक चीज़ एंजॉय कर रहे हो, दोस्तियों को या गैदरिंग्स को, आपको ये सब भी बुरे हैं तो वो उसको नहीं एकदम से चेंज कर देना चाहिए। बुरे लोगों को निकाल दें, बट अपना जो एक आपको चीज़ अच्छी लग रही है उसको लाइफ जो है ना कि हमारी पूरी जिंदगी इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। कोई भी ऐसा टाइम नहीं आएगा जिस पे आप ये फील करेंगे नाउ आई नो एवरीथिंग, नाउ आई नो इट ऑल। आई थिंक आप अपने लास्ट ब्रेथ तक भी कुछ सीख ही रहे हैं। वही ना, देखिए हो सकता है 10 साल बाद मैं आपको बुला के पूछूं तो आप कहेंगे हमने ये चेंज कर लिया। तो यही तो बेसिकली जिंदगी है कि आप बदलते रहें अपने आप को अच्छे की तरह। लेकिन सबसे ज्यादा नेचर भी है, बाय द प्रायोरिटी दें सबसे पहले कि आप खुश हैं। उसके बाद आप रोज चेंज भी हो रहे हैं, डजंट मैटर, कोई मसला नहीं। तुम बताओ भी सना, तुम्हारी मैं कहाँ से क्या बता, हर छोटी छोटी चीज। चलिए पहले मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि नाउ शी हैज स्टार्टेड मीटिंग पीपल। मेरी जो लास्ट 9 years में चेंजेस आए हैं कि आई वाज अ पीपल्स पर्सन। हर रोज़ रात को पार्टी चल रही है घर में, मेरे दोस्त आए हुए हैं, खाने चल रहे हैं, यू नो पोकर खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, गेम्स खेलते थे, वी वर इनटू गेमिंग एंड ऑल। एंड देन मेरा ऐसा शिफ्ट आया कि मैंने आना जाना छोड़ दिया। अब मेरी ये रूटीन है, मैं सुबह उठती हूँ, नाल स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं, 7:38 आई एम डेड, यू नो। एंड देन अच्छा ये भी नहीं रहा कि कोई मेरे घर आ रहा है तो मैं उसको एंटरटेन करूँ, नहीं मुझे कोई नहीं चाहिए। मैं, मेरा बच्चा, मेरा मियाँ, एंड दैट्स इट, दैट्स लाइक यू नो दैट्स माय लाइफ नाउ। दूसरी जो आपने चीज़ कही कि विद एज आप बहुत सेटल हो गई हैं, मेरे साथ ये हुआ है कि अब मैं ना लोगों की बुराई नहीं सुन सकती, सुन नहीं सकती, नहीं किसी की भी। हाँ। मतलब वो होता है ना कि ओ वो हाँ वो तो ये कर रही है, ओ वो उसने तो ये करा लिया। अब मेरी ज़िंदगी में वो पॉइंट आ गया कि मैं किसी के लिए बुरा नहीं सुन सकती। गुस्सा आ जाता है मुझे चिढ़ आने लगी है कि क्यों करना है किसी को जज यार। किसी ने इंजेक्शन लगवा लिया, किसी ने नाक बना, उसकी मर्जी, उसकी जिंदगी। Who are we to judge? Nobody. I mean, I think it's high time for everyone to grow up and stop thinking about कौन क्या कर रहा है। उसकी जिंदगी, वो उसका घर, उसने जो करना है। वही कह रही हूँ ना, एक ज़माने में हर किसी पे एक फेज आता है, सब अपने अंदर फप्पे कुटनी बन जाते हैं कि दूसरी की लाइफ में क्या हो रहा है। फिर आप उससे, उस फेज से अपने आप को निकालते हैं कि भाई अपनी जिंदगी देखो ना, हम दूसरों की क्यों देखें जिंदगी। एंड यू नो आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी लाउड पर्सन। अगर मुझे गुस्सा आएगा मैं दिखाऊंगी, मुझे प्यार आएगा मैं दिखाऊंगी, नफरत आएगी तो बहुत ज़्यादा दिखाऊंगी। लेकिन अभी जो है ना वो चीज़ें बड़ी चेंज हो गई हैं कि गुस्सा बहुत कम हो गया। बिकॉज मेरा हस्बैंड, अभी मैं इनको यही बता रही थी ब्रेक में, वो काम है, वो पता नहीं क्या इंसान है, वो चिल आदमी है, उसको ना गुस्सा है इतना ज़्यादा, 2 साल में आ गया, वो भी किसी सिली सी बात पे आएगा कि ये लैम्प टेढ़ा क्यों है, इस तरह की किसी सिली सी बात पे आता है। तो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम मिनहाज कि चिल रहो यार, इतनी टेंशन नहीं लो। अब अगर बिजली का बिल देना है ना तो मुझे सुबह 6 बजे से टेंशन होगी, यार बिल देना है, बिल देना है, बिल देना है।
वो शाम 5 बजे से 2 मिनट पहले जाके बिल जमा कराएगा और उसे कोई टेंशन नहीं होगी। और मैं वो एंग्जाइटी अटैक हो रहा है बिजली कट जाएगी। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ बिजली की, ना कि मैंने मिन्हाज से बहुत सीखा है। हाँ। कि जिंदगी को इजी रखो यार, अपने पार्टनर आदमी इसी तरह होते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। ये मैंने आपके ट्रैवल शो पे भी कहा था ना कि जब मैं फ्लाई कर रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे पकड़ लेंगे इमिग्रेशन वाले। मेरी एंग्जाइटी की वो लेवल है कि मैं पकड़ी जाऊंगी। होता कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं होता, बस वो एंग्जाइटी के लेवल्स वो हैं मेरे कि पंजाब भी जा रही हूँ, लाहौर भी, आज तो सना तू पकड़ी जाएगी। क्यों पकड़ी जाएगी, किया है। लेकिन वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दे, मिन्हाज से मैंने बहुत सीखा है। हाँ। किसी के बारे में उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, कहाँ रह रहा है, किसके साथ है। नो, आई हैव लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम हिम एंड आई थिंक इस हवाले से ना मुझे बेहतर इंसान लगते हैं। क्यों? उनमें बुराइयां नहीं होती, वो वाली खानदान की होती हैं कि हाँ तुम्हारी अम्मा ने ये किया, पापा ने ये किया, लेकिन दुनिया क्या कर रही है, दे डोंट केयर, दे रियली डोंट केयर। उसकी रीजन है ना वो लोग ज्यादा बिजी होते हैं, मतलब हमारे ज्यादातर मर्द ही काम कर रहे होते हैं, फोन पे भी बिजी होते हैं और वो भरते नहीं है चीजों में। उनकी पर्सनालिटी और नेचर भी औरतों से डिफरेंट होती है। हाँ। और जो मर्द औरत बन जाता है ना, जो मर्द जहर होता है, औरतों वाली खसलतें आ जाती है, अल्लाह मियाँ उन सबके शर से बचा, बिल्कुल बचा। आई डोंट नो, आई यहाँ पे डिसएग्री करूंगी कि जो हमारे पास ये मिसाल देते हैं ना कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी औरत है, क्यों देते हैं ये मिसाल? मतलब औरतों को क्यों एग्जाम्पल बनाया हुआ है कि आप बुरी है, बुरा है तो औरत है? नहीं, वो बुराई में नहीं होता। देखिए, एक कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली औरतों के होते हैं, कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जो मर्दों के होते हैं। बट अब जो वो औरतों वाले पर्सनालिटी ट्रेट्स अगर किसी आदमी में आ जाए तो इसलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर उसके अंदर बहुत बड़ी औरत है। लेकिन वो अक्सर होता है कि जब वो कोई वो फप्पे कुटनी वाली हरकत करना है, इधर की उधर लगानी है, उसके लिए यूज किया जाता है, नेगेटिव चीजों के लिए यूज होता है एक्चुअली। हाँ, इसी बात के लिए यूज होता है और जनरलाइज नहीं कर सकते हम लोग। अच्छा देखिए, अगर मैं इसमें आपको कहूँ ना, बहुत ज्यादा ठरकी वाला जो सेंटेंस है वो भी आप मर्दों के साथ ही लगाते हैं हमेशा। हाँ। तो कुछ चीजों में हम उनके साथ भी ज्यादती करते हैं। ज्यादा ही दिखाते हैं ना, क्या मर्द ही दिखाते हैं। हाँ, लेकिन आजकल औरतें भी माशाल्लाह कम नहीं है, उन औरतों को भी बोला जाता है, औरतों को बोला जाता है। ये तो बिल्कुल शी थिंक्स शी बिहेव्स लाइक अ मैन। जहाँ औरतें ऐसी मैं कह रही हूँ, आपको वही वाली ना पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। तो अगर हम नेगेटिविटी कभी औरतों वाली करते हैं तो हम मर्दों का नाम भी लेते हैं। हम उनको भी कहीं कहीं फंसाते हैं। घरों की अगर चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं तो उसको भी लोग कहना शुरू कर देते हैं ये औरतों वाली हरकतें क्यों कर रही है। वो आदमियों की ट्रेड नहीं है ना। अक्सर मर्द कहते हैं ना, ये देखो जाला लगा हुआ है, ये फलाना लगा हुआ है, घर की चीजों में घुसना शुरू हो जाते हैं। मेड्स को बोल रहे हैं तुमने आज क्या पकाया है, मुझे तो कभी कभार खाने में जब बोलते हैं ना कि खाने में ये ऐसे नहीं ऐसे लगती है, खाने में बोलते हैं ये सालन में ना टमाटर कच्चे रह गए, मसाला कच्चा रह गया, तो मैं कहती ये क्या बोल रहे हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद और भी चेंजेस जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये लाए हैं और इनको लगता है कि इनकी लाइफ बेहतर हुई है, वो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे ताकि आप भी कुछ सोचें, हाँ भाई आज के दिन क्या बदलना है, क्या आपका अगले साल का क्या रेजोल्यूशन है न्यू ईयर का। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ज़िंदगी में चेंजेस लेके आने से ही आप ग्रो कर सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। और अब मैंने सबसे पूछ लिया था ना, है अब हम ज़रा ज़िंदगी की छोटी मोटी चीज़ें जिसको चेंज करने से हम अपने आप को हम खुद बेहतर फील करते हैं। जिंदगी की कुछ चीज़ें तो हम चेंज करते हैं, पर कुछ बेसिक एथिक्स होती हैं जो सबको पता है कि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, किसी की बुराई करना, किसी को बुरा कहना, ये चीज़ें जो आपको कुछ भी हो जाए ये नहीं चेंज करनी चाहिए, उस पर आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। उसके अलावा विद टाइम सब इवॉल्व होता रहता है। कि बुराई ना अडैप्ट करें बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत सारे अगर तुम देखोगी तो शायद हमने बचपने में छोटी छोटी बातों पे अपने माँ बाप से या झूठ बोला होगा या टीचर से बोला होगा, लेकिन जैसे जैसे हम मैच्योर और बड़े होते जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं हम कम से कम झूठ बोलें। बहुत सारे लोग रिलीजियस भी हो जाते हैं, उनके अंदर ये चीज़ आती है और रिलीजियस होने की वजह से ऑटोमेटिकली अगर वो दिल से होते हैं रिलीजियस तो बहुत सारी बुराइयां उनके अंदर वो खुद ब खुद ख़त्म होने लगती हैं।
सो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मेरे इर्द गिर्द हैं, और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब से वो रिलीजियस हुए हैं तो उनकी पर्सनालिटी और बेहतर हो गई है, और मेरा दिल चाहता है उनके साथ बैठने को। रिलीजियस से ज़्यादा व्हाट आई बिलीव स्पिरिचुअल हो जाते हैं। एक्चुअली सही वर्ड ये आ है। जाता है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा तो ये है किसका, तो मरियम तुम हो, बाइंग क्लोथ्स विच आई एम नॉट गोना वेयर। ओह यस। मतलब जब आप बिल्कुल यंग होते हो, टीनेजर या उसके बाद भी अर्ली 20s उसमें, तो आपको होता है कि जहाँ पे जो चीज़ अच्छी लगी आप उठा के पहन लेते हो। फिर साथ साथ जब आप बड़े होना शुरू होते हो आपको पता चलता है कि दिस इज़ नॉट माई स्टाइल, ये आपको सूट नहीं करेगा। Exactly. तो अब मुझे वो पता चल गया है कि ये कपड़े तो मैंने ना कभी पहने हैं ना मुझे सूट करेंगे, तो मैं अब एक स्पेसिफिक तरह का वो कट है बस वही खरीदती हूँ। और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है मोस्टली मैं तो शॉपिंग तभी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस बाहर गए हुए थे और काफ़ी सारे कपड़े ले आए या नाइल सी का पहनूंगी। तो ये मैंने देखा है कि जब हर समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका डे का इवेंट है, यू नीड ड्रेस फॉर दैट, तो उसके अकॉर्डिंगली अब मैं बाय करती हूँ। मैं आज सुबह यही सोच रही थी, पता है कि मैंने कहा कि मैं सोच रही थी क्या मैं क्या बताऊंगी कि मेरे अंदर क्या चेंजेस आए। एक ज़माना था जब मैंने नया नया कमाना शुरू किया था तो मैं बहुत कंजूस थी। मैं कहती थी कि मैं सिले सिलाए कपड़े बुटीक से क्यों लूँ, वो जो पठान बेच रहा होता था फुटपाथ पे मैं उससे लेके खुद बना रही होती थी। ओह वाह मैंने सस्ते में, और मैं शो मारती थी ये मैंने इतने सस्ते में ली है, ये चीज़ इतने सस्ते में ली है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, मैंने कहा कि नहीं यार मैं कमाती हूँ, मैं तो खर्च भी तो करूँ। तो मैंने ओवर खर्च कर, मतलब म्याना रवि नहीं थी, ओवर खर्च करना शुरू किया। एक जूती पसंद आई तो उस तरह की 4 ले ली, और फिर वो पड़ी सड़ती नहीं। शॉपिंग नहीं आई करना। एक दिमाग में आया, दिल में आया कि हाय मैं इतनी कंजूस क्यों, चलो खर्चा करती हूँ। जब खर्चा करना शुरू किया तब कंट्रोल नहीं किया। 4 चीज़ें एक से और वो पड़ी हुई सड़ गई। अब अगर मैं अपनी पर्सनालिटी देखती हूँ तो अब मैं बहुत समझदार शॉपर हो गई। मैं स्मार्ट शॉप करती हूँ। 10 दफ़ा सोचती हूँ कि या क्या मेरे काम आएगा, क्या नहीं आएगा। तो अगर मुझे लगता है ऐसा कि वो चीज़ मेरे काम आएगी और वो थोड़ी पैसे की हिसाब से ज़्यादा है, तो मैं वो उन्हीं पैसों में वो एक चीज़ ले लूँगी बजाय इसके कि मैं 10 खरीदूं, जैसे मैं पहले करती थी। आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस। अच्छा, इम्पल्सिव बाइंग जो है ना, कभी कभी दौरा पड़ता है, टक 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 ऑनलाइन क्या क्या ऑर्डर कर दिया, मुझे खुद भी नहीं आ जाता जब पार्सल आता है, ये कब किया था ये, और ये क्यों किया था, क्या जरूरत थी, तो अच्छा लगा ले लिया। तो आई थिंक वो शायद अभी वो एवोल्यूशन आना है मुझमें। लेकिन मैं मुझे अब समझ आ गया कि ये मुझे चाहिए और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अच्छा भाई, ड्रेस सेंस सना तुम्हारा है ना? हाँ, पहले ये होता था कि सब जो चल रहा है सब पहनेंगे। स्किनी जीन्स, नफरत है मुझे उससे, क्योंकि आई हैव चिकन लेग्स एंड आई वांट देम सो मच। तो चिकन लेग्स नहीं होती पतली सी, इंतहाई चिकन लेग्स हैं, उस पे आप स्किनी चढ़ा दे। इंतहाई वाहियात लगती थी मैं, वो कभी नहीं पहनूंगी जिंदगी में। कप्रीज, और पहनी है तुमने वो? ऑफ कोर्स पहनी है, ट्रेंड था कप्रीज। एक तो छोटी, उसके ऊपर से कप्रीज, वाहियात लगती थी मैं, कभी नहीं पहनूंगी। मेरा देखो, मेरा नेक्स्ट क्या है? अभी हमारा सेम रोना नहीं, नॉट चिकन लेग्स। मेरा तो बिल्कुल ऑपोजिट था। मैं अपना सूटकेस, आई वाज गोइंग थ्रू, जो होता है ना सूटकेसेस में भर के, और मैंने वो कपरी पैंट्स निकाली ना, आई कुडंट बिलीव कि मैं ये पहनती थी। एक तो वो, और ये नहीं है कि उसके बाद मैंने हाइट निकाली है, मैं इतनी लंबी थी जब मैंने कपरी पैंट्स, और वो मुझे लिटरली यहाँ तक आ रही थी। अब मज़े की बात ये है कि आई यूज्ड टू बी हैवियर, मैं उस वक्त पहले मोटी होती थी, लेकिन वो अभी भी मुझ पर टाइट फिटेड है कि मैं ये सोचती मैं इनके अंदर घुसती कैसे थी। और उन कपरी पैंट्स के साथ शॉर्ट शर्ट्स लाइक मिड थाई लेंथ, एंड आई वाज लाइक ये मैं कैसे कपड़े पहनती थी, ये वो क्या लगती होंगी मैं। 1-2 पिक्चर्स भी हैं जो कि मैं कभी भी ना टीवी पे दिखाऊं, इंशाल्लाह कभी नहीं लीक होंगी वो। There was a time I remember जब ना कलरफुल जीन्स चल पड़ी थी। और स्पेशली जब आप बाहर ट्रैवल कर रहे होते थे, बाहर गोरे बहुत पहन रहे थे उस टाइम पर, लेकिन उनको सूट करती थी यार, वो गोरे थे। नहीं वो मैंने कलरफुल जीन्स भी पहनी, मेरे पास लाल जीन्स पड़ी हुई है, लाल नहीं पहनी, और मैं मुंह छुपाती हूँ। कलर्स में तो मैं कभी गई नहीं ना। मेरे पास येलो पड़ी हुई है, मेरे पास लाल पड़ी हुई है, पिंक, ग्रीन, और मैंने अच्छी जगह से ली हुई है वो। हाँ, सब अच्छी जगह से ली। और अब मैं, मेरे पास रखी है, पर मैं जलाने वाली हूँ उसे। लेकिन हिम्मत नहीं होती, पैसे खर्चे होते हैं। मेरे ट्रिप की पिक्चर्स हैं जो कि मैं अब सोचती हूँ यार मैं लगा नहीं सकती इनको, कि कैसे लगाया। पहनी भी थी, ब्लैक एंड व्हाइट करके लगा दो पिक्चर। मैंने रेड जीन्स पहनी पोल्का डॉट शर्ट के साथ, जस्ट इमेजिन।
वो मेरा मियाँ बेचारा सारी जिंदगी कहता रहा तुम्हें वेस्टर्न नहीं आते कपड़े पहन। सही लगा होगा। अरे इसके लिए चलनी चली है यार। अकल ही बात में आई। नहीं मैं तो अब देखती हूँ अपनी कपड़ों की बात हो रही है। रिमेंबर वो एक मेगा शॉर्ट स्लीव्स चली पट्टियां वो इतनी वायत लगती थी और बड़े मजे से। नहीं मुझे वो आधे बाजू में बहुत बुरे लगते हैं अब लगने लगे मुझे। आई कैन नॉट वेयर हाफ स्लीव्स, आइदर 3/4 आइदर फुल। सेम हियर। या बट उस टाइम पे मैं देखती थी कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे इतने स्लीव्स ये है। पता है उसमें हाथ मोटे भी लगते हैं। आई फील क्योंकि वो कैप पहन ले वो एकदम अजीब सा शेप आ जाता है। और शॉर्ट शर्ट्स इतनी सी और उसके साथ कपरी पैंट्स। अरे वो छोटा सा शलवार का फैशन चला था। वो इतनी शर्ट्स पहने। आई रिमेंबर आई वाज इन कॉलेज। लड़कियां अपनी शर्ट्स इतनी करा लेती थी छोटी और वो घेर वाली। Listen, I used to look very nice in those. I look very nice in those because I'm short, right? And petite too. मेरे को बहुत अच्छी लगती है। जैसे आजकल वो भी चल रही है फर्शी शलवार भी। ये I like it. फर्शी इज डिफरेंट। जो वो पटियाला और ढोलक शलवार थी वो यहाँ पे विड्थ ऐड करती थी। मतलब अगर आप पूल में कूद जाए तो आप फ्लोट करेंगे, वो पैराशूट बन जाए। Short and अच्छा यार अभी वो चल गई है कि एक वो कोट नुमा चीज है उसके नीचे पटियाला शलवार, उसके नीचे वो फर्शी शलवार चल रही है। हाँ ये मैं नहीं कर सकती। मैंने नहीं देखा वो मैं नहीं कैरी कर सकती। अच्छा वैसे बहुत चल रहा है वो भी आज। वो बहुत चल रहा है। डिपेंड करता है किस डिजाइनर। कुछ डिजाइनर्स हैं जिन्होंने अच्छी भी निकाली। जैसे अब आयजा ने पहनी थी उसकी बॉडी पे अच्छी लग रही थी। वो डिजाइनर पे। पर हम पहने मैं तो पता नहीं क्या लगूंगी। मैं भी पता नहीं क्या लगूं। अब ये पता चल गया है कि अगर किसी को मुझे अच्छी लगी उस पे पहनी हुई, मगर अगर ये पता चल गया कि वो मैं पहनूंगी तो कार्टून लगूंगी। हर चीज ये पता पता है पहने यू नेवर ट्राई करने में। पता है जो मैंने जो अभी ये दिखाया था कपरी पैंट्स और शॉर्ट शर्ट्स, उसका मकसद ये था कि नाउ आई हैव कम टू अ पॉइंट वेयर आई डोंट केयर ट्रेंड क्या है। अगर मुझे नहीं अपने ऊपर अच्छा लग रहा आई विल नॉट वेयर इट। एंड आई डोंट केयर कि जो मैं पहन रही हूँ वो आउट ऑफ स्टाइल है, आउट ऑफ फैशन है। आई डोंट केयर एज फार एज मुझे अच्छा लग रहा है अपने ऊपर, आई एम कंफर्टेबल, आई फील आई एम लुकिंग गुड, इट सूट्स मी, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। यू आर राइट, बिल्कुल। तो ये विद एज और विद टाइम मुझ में शिफ्ट आया है कि आई डोंट केयर, आई डोंट फॉलो ट्रेंड्स, मैं वो पहनती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी कि पहले आई यूज्ड टू वेयर अ लॉट ऑफ कलर्स, लाइक आई यूज्ड टू वेयर एवरी कलर। अच्छा, अब वो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। क्यों? पता नहीं, मैं तो कभी पहने ही नहीं कलर्स, इसलिए मैं सफेद काला बेज। आप तो बहुत बार मुझे बोल भी चुकी हैं इस बात पे। तो वो एक आई थिंक एक बुरा चेंज आया है मेरे ऊपर कि मैं रंग मे बी वो फेज हो एक। नहीं वो फेस बहुत लंबा हो गया। पता है ये वाकई फेजेस होते हैं। जैसे मुझे आजकल हर वक्त सफेद दिल चाहता है कि मैं सफेद ही पहनती रहूं। कभी कभार हमारी सफेद काली बेज रह गई है और ग्रे। अच्छा एक और चीज जो मुझे अच्छा लगता है अपने अंदर कि अगर फर्ज करो ट्रेंड है जी फर्शी शलवार का, ठीक है, और शॉर्ट शर्ट चल रही, मैं ना उसकी शर्ट अपने हिसाब से थोड़ी सी लंबी रखूंगी। मॉडिफिकेशन मुझे आ गई है कि अगर ट्रेंड भी फॉलो करना है तो मैं अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से वो तो बिल्कुल नहीं, मुझे तो वो नहीं पसंद। वो इतनी वाली कमीज। अब मुझे लगता है कंफर्ट लेवल जो है ना वो बहुत मैटर करता है हमारे एज ग्रुप के लोगों के लिए। तो फैशन ठीक है, हम अपने कंफर्ट में रह के भी हम एलिगेंट लग सकते हैं, हम अच्छे से जो है वो ड्रेप कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। पहले शो के लिए जो भी डिजाइनर मुझे कपड़े भेजता था, चाहे उसका कपड़ा चुभने वाला हो, चाहे गंदा हो, ये वो मैं पहन लेती थी, समझ नहीं आता था। फ्रॉकें पहनी हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी अजीब से कट्स पहने में। अब जो है मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ। अगर मेरे पास 10 जोड़े आते हैं उसमें से मैं 4 पहनती हूँ कि ये मेरे मतलब के, और वो भी मैं पहले चूज करती हूँ कि क्या ये मैं पहन पाऊंगी ये कट। तो हो सकता है अब लोग कहते हो कि निदा एक ही जैसे सिंपल कपड़े पहनने लगे। ये बात नहीं है, आपको लोग फॉलो करते हैं। अगर आप उनको यही पहनकर कुछ इस तरह की चीज दिखाएंगी तो मतलब है कि आप एक चीज नहीं लोगों को अच्छी सिखा रही ना। तो आप पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लोग आपको देखकर कपड़े पहनते हैं, सो यू आर एजुकेटिंग देम आल्सो। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि मैं अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से कपड़े पहनती हूँ। अब हर कोई मेरी बॉडी टाइप के जैसा नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ही वही फॉलो करें। एक फैशन ट्रेंड और डिस्कस करना चाहती हूँ, बहुत बुरा लगता है। वो योक वाली जो कमीजें नहीं आई थी, फ्रॉकें, प्रेग्नेंट कमीज, अल्लाह झबले, वो झबला नुमा चीज थी, यहाँ से वो सिला हुआ होता था तंग बिल्कुल। और ये अनारकली विश्वास होता है ना, वो बॉडी यू करके wear that even now। विश्वास अनारकली, वो क्योंकि वो उसके भी ना 2 कट आए थे, एक यहाँ से आया था, एक मिड आया था।
मिड वाला बहुत बुरा इनफैक्ट अभी भी दिख जाता है मुझे अक्सर वो मिड वाला। मिड वाला मैं उसको प्रेग्नेंट शर्ट कहती Yes, हूँ। प्रेगनेंसी में बहुत अच्छी लगती है वो। It is that. जब मैं बलाज पैदा होने वाला था तो मैंने सारे कपड़े वैसे ही बनाए हुए थे। me too. मेरी तो अम्मी ने किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। कंफर्टेबल होता है ना, Comfortable होता और वो है, हाइड and कर वो- लेता है, लेकिन उसमें ये होता है कि आप प्रेग्नेंट हो या ना हो, आप लगते लगते प्रेग्नेंट। हाँ माशाल्लाह। ओके भाई, ये क्या है? डिनर सेट अपग्रेड। ये जो ऊपर वाली पिक्चर है ना, ये हर किसी के घर में ये डिनर सेट पाया जाता था। दिखाओ जरा, क्या कौन सी पिक्चर कह रही है? वो जो ऊपर वाला ये तो मतलब पेटेंट हर घर में होना लाजमी है। वो घर नहीं है जहाँ पे ये डिनर सेट मेरी नानी के घर में ये सेट था। हाँ। मुझे याद मेरी है। भी नानी के घर हाँ। मेरी नानी के घर में, मेरी फुप्पो के घर में, हमारे घर में, हर जगह। और आपको पता है अब ये सेट विंटेज हो गया है। यस Really? अभी महंगा बिक रहा है। Really? सीरियसली अभी भी मिलता है, लेकिन विंटेज हो गया ना, कम हो गया होगा। लेगा कौन? अभी हम निकले नहीं है, तभी इतना हम दूर तो नहीं ले, मैं तो नहीं लूंगी कभी भी। अभी नहीं लूंगी। अच्छा तो फिर क्या किया आपने? ये मतलब अब जो है, अब हम वी डोंट गो फॉर दैट, यू नो। वो जो ट्रेडिशनल चीजें होती थी जो हर घर में दिखती थी, वो हॉट पॉट एक ही तरह के हर घर में नजर आते थे। अरे मेरे मियाँ अभी 3 दिन पहले पूछे थे, सना हमारे हॉटपॉट नहीं। मैंने कहा किस जमाने की बात कर रहे हैं आप? हॉटपॉट और वो लाल दस्तरखान होता था जो हर घर में होता था, वो हर घर में होता था वो लाल दस्तरखान। तो अब आई थिंक वो चीजें बहुत चेंज हुई हैं। हो गई हैं। अच्छा, जैसे लाइक अगर आप क्योंकि डिनर सेट की बात करें तो जैसे पहले होता था ना फूल वाले, और ये वो देखकर हम डिनर सेट्स अट्रैक्ट होके खरीद लेते थे। अब मेरा सोच बिल्कुल चेंज हो गया। बिल्कुल प्लेन चल रहे हैं। प्लेन अच्छा शेप जिस पे खाना, बेडशीट्स, खाने की पर्सनालिटी नजर आए। कर्टन्स, वाले पर्दे लगे हुए घरों नहीं में। कपड़े भी यार अब कौन प्रिंट्स कितने कम पहने जाते हैं, मोस्टली पीपल प्रेफर सॉलिड्स। अच्छा, जो विंटेज की बात हो रही है ना, आई कैन एक्चुअली इमेजिन कि मेरी बेटी इस तरह का अगले 5 साल में कोई डिनर सेट ढूंढ रही हो, क्योंकि अब उसको विंटेज, जैसे मेरे टीन्स के कपड़े मेरे पास आज तक रखे हुए हैं जो कि मैं कभी ना पहनूं, वो निकलवा के पहन रही है। वो लेसी टॉप्स और वो थोड़ी सी फ्रिल लगी, हमने तुम कैसे पहन सकती हो ये कपड़े? एंड शी इज लाइक, नहीं मामा, यू डोंट नो, दिस इज विंटेज, फैशन रिपीट होके दोबारा आता है। सो नाइस। मुझे नहीं अच्छा लग रहा वो देखने में, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा ना, मुझे उस पर अच्छा लग रहा, बट शी इज वेरी हैप्पी। they are loving it. तो आई वुडंट बी टू सरप्राइज कि वो बच्चे हमारी ये वाले डिनर सेट्स भी लेना शुरू करेंगे। इट्स विंटेज। यस, मे भी उनको वो अच्छे लग रहे हो, जो एक टीनेज वाली जो एज होती है उसके अंदर ये चीजें अच्छी लगती हैं। उन्होंने नहीं देखा होगा ना ये। हम तो जब किसी के इंतकाल में गए इसी में खाना खाया, जब किसी के यहाँ दावत में गए, शादियों में गए, यही डिनर सेट्स हर जगह होते थे। वो एक हम तो अक गए ना। कांच के वो टी कप्स होते थे विद सॉसर, ट्रांसपेरेंट, उसमें चाय नजर आती थी प्लेन, वो भी हर घर में होते थे। ट्रांसपेरेंट तो अभी बड़े अच्छे लगते हैं। दोबारा अभी भी बहुत अच्छे अच्छे लगते वो डबल वॉल वाले आ गए ना, वो चाय, वो अपने ग्रीन टी या कहवा बनाना है, उसमें ट्रांसपेरेंट बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा, ये क्या है? फर्नीचर। हाँ मरियम। अच्छा, फर्नीचर के बारे में मैं पहले ऐसे होता था कि आप कहते थे कि यार अब ठीक है, हर किसी कोई चाहता है कि बचत करे और सब, तो मेरा पहले ये होता था कि अगर आपने कोई बहुत अच्छा सा फर्नीचर कहीं देखा है तो कहते थे यार अपने फर्नीचर वाले से बनवा लेंगे, ठीक है, थोड़ा वो कर देगा। लेकिन हमेशा मुझे लगा कि उसमें ना नुकसान ही हुआ है। एक तो वैसी चीज़ नहीं बनती और या फिर वो उतने अर्सा चलेगी नहीं। तो या तो अगर आप बहुत अच्छा महंगा फर्नीचर अफोर्ड कर सकते हैं, मैंने ये बना लिया एक रूल, तो वो मैं लूँगी, या अगर नहीं कर सकती तो किसी जिसका जो बना हुआ फर्नीचर है ना, जो एक रीजनेबल, बहुत सारे हमारे पास फर्नीचर ब्रांड्स हैं जिनके पास अच्छा रीजनेबल था, वहाँ से ले लो। बट डोंट, आई विल नॉट गो फॉर दिस नाउ कि बहुत फैंसी और एक लग्जरी फर्नीचर देखकर अपने फर्नीचर वाले से कोई ये बना दो। तो वो उस पे आई एम वेरी क्लियर, खराब हो जाती है। हाँ, फर्नीचर से मुझे याद आया, ये चेंज मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी में मेरा मियाँ लाने दे। मेरी शादी का फर्नीचर चेंज करना है मुझे। वो कहता है ना, शीशम की लकड़ी है ये, लकड़ी नहीं। अरे 25 लोग आते हैं एक साइड टेबल हिलाने के लिए। आई एम नॉट किडिंग, इट इज सो हेवी कि वो मेरी हेल्पर्स तो बड़ी खुश हैं कि अच्छा हिलता ही नहीं है, कौन साफ करे। हिलता ही नहीं है, दूर आते वो हिलाने के लिए। मेरी माँ का जहेज का फर्नीचर वो आज तक इंटैक्ट है, बिल्कुल। माय हस्बैंड इज नॉट लेटिंग मी डू एनीथिंग। नहीं होता, ढीठ है वो। बोर हो जाते हैं यार, इतना अच्छा फर्नीचर, ठीक है, बोर हो जाएंगे, तो क्या करना है?
और मैं अब मेरा माइंडसेट चेंज हो गया है। मुझे शीशम की लकड़ी और महंगी लकड़ी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा चाहिए जो मैं जब चेंज करना चाहूँ तो हिले, और जब मैं चेंज करना चाहूँ तो 2 साल बाद खुद ही चेंज हो जाए, क्योंकि उसके अंदर से आवाजें आने लगे और ये अजीब स्क्रू उसके खराब। फर्नीचर को मेरे मुझे नहीं चाहिए महंगा। मैंने अपने बेटे का बनवाया, मैंने कहा जितना सस्ती वाली लकड़ी इस्तेमाल करनी है करो, क्योंकि ये अभी 11 का है, बड़ा हो जाएगा तो ये कहाँ सिंगल बेड पे सोएगा, और क्या। तो इसलिए मैंने कहा जितना सस्ता हो बस बना अच्छा दो, ये पिंटरेस्ट वगैरह से देख के। तो मेरा माइंडसेट अब ये हो गया भाई। मैं पहले क्या करती थी, इतना छोटे छोटे बच्चे होते थे, उनको बढ़ना होता था, मैं महंगे महंगे कपड़े ले, और सेटिस्फेक्शन होती थी, ओ वाह मैंने यहाँ से लिया और संभाल के रख रही हूँ। बेटी कह रही चुभ रही है, मुझे नहीं पहननी, मैंने संभाल के रखी हुई है। बालाज की मैं सस्ती जगह से कपड़ा लेकर आती हूँ, कपड़े खरीदती हूँ जो नरम बिल्कुल बनियान के कपड़े नहीं होते जिनमें वो वाहियात लगता है, प्रैक्टिकल कपड़े, लेकिन उसको पसंद आते हैं। इसमें मुझे एक चीज याद आई, मम्मा जो थी ना मेरी, हम जब हम छोटे थे बड़े बड़े कपड़े लेती थी, बड़े बड़े जूते, अरे बड़े जूते बड़े कपड़े, क्या कर पहनना अभी है ना, चल जाएंगे 2-3 साल और चल जाएंगे अभी ग्रो। they used to look like our boats. जूते यहाँ गिरे हुए, टी शर्ट्स पहनी हुई है, यहाँ तक शोल्डर्स हैं, क्योंकि वो अभी चलाने हैं 2-3 साल। बट आजकल आई थिंक हमने भी ये चेंज कर दिया कि जो साइज है वही लोग एक फ्रॉक भी यहाँ तक ही पहनते अलावा भी आप अपने बच्चे को मैं 2 से 3 बार जो कपड़ा पहना देती तो मैं खुद उससे बोर हो जाती हूँ, वैसे भी कितना पहनाएंगे, वो खराब हो जाते हैं कपड़े। इसलिए मैंने महंगे कपड़ा खरीदना बंद कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं, और मैं तो ढीले पहनाती हूँ, क्योंकि इन लड़कों को जो है ना, लड़कों को स्पेशली, लड़कियों को नहीं, लड़कों को तो सांस लेने वाला खुले कपड़े, हाँ खुले चाहिए होते। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते हैं और क्या क्या चेंजेस लेकर आए हैं हम अपनी जिंदगी में, और आपने क्या लाने हैं। गुड मॉर्निंग, मरून लिपस्टिक चेंज कर। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम बड़ी मज़े की बातें कर रहे थे, हम कह रहे थे हर किसी की खुशी जो है वो ज़िंदगी के हवाले से अलग अलग होती है। किसी को खाने से खुशी मिलती है, किसी को पहनने से मिलती है। ये खुशियाँ भी बदलती है वक्त के साथ साथ। टीनेज में आपकी खुशी अलग होती है, जब आप 20s में आते हैं तो आपकी खुशी अलग होती है, 30s में अलग, 40s में अलग, 50s में अलग, और आई गेस एक सर्टेन टाइम पे तो बस आपको ये होता है आपके बच्चों को देख के जीते हैं। हाँ। अच्छा जी, क्रशेस भी चेंज हो जाते हैं बाय द टाइम, जो टेस्ट इन मेन है 100% चेंज हो जाता है। मैंने अभी रिसेंटली ही इंटरनेट पे पढ़ा कि एक 40-year-old औरत ने लिखा था कि क्या 50 की जब मैं होंगी तो मैं, क्योंकि नहीं, एक 30-year-old औरत ने लिखा था कि जब मैं 50 की होंगी तो क्या मैं 50-year-old आदमियों पे क्रश कर रही होंगी, क्योंकि राइट नाउ तो आई डोंट इवन वांट टू लुक एट देम, बट दैट्स हाउ इट वर्क्स। जब आप 50 के होंगे तो आप 50 साल के आदमियों पे क्रश कर रहे होंगे, आप 30 साल के लड़के को देख के क्रश नहीं हो रहा होगा आपका। उस टाइम जो आपको 20 या 30 वाला अच्छा लग रहा है, उस टाइम वही 50 वाला ही अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली, तो आपका चेंज होता है, कुछ को यंगर पसंद आएगा, बहुत कम होते हैं, वो कम होते हैं, वो मोस्टली आदमियों में ज्यादा होता है, औरतों में कम होता है। औरतों में भी होता है, जिनको वो सॉल्ट एंड पेपर वाले आदमी ज्यादा पसंद आ रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल, वो चेंज होता है, उस चीज में भी वो पर्सनालिटी वाइज वेरी करता है। अच्छा, मेकअप सेंस, चलो भाई यार सना, मैं अभी जाते हुए यही कह रही थी ना, मैंने सेंस खत्म कर दिया कि परसों से कलेजी रंग की लिपस्टिक निकाल के रहूंगी। कलेजी लिपस्टिक नहीं, मेरी तो ओहो, आंखों पे सारा काम कर लो, अल्लाह ने बड़ी आंखें दी है ना, सब लगा लो, काजल भी, लाइनर भी, सब, ये तीर कमाने भी निकाल दो। ओहो, Then I realized ना बाबा ये क्या कर रही हूँ, I look like a witch. And then हर चीज बहुत ज्यादा थी हमेशा, you know, ट्रेंड था उस जमाने का। काजल तो आई अपनी पिक्चर्स दिखाऊं, मैंने भी एक वही रखा है, आई मेकअप, कि इतना खतरनाक आई मेकअप हम करना शुरू किए थे लेट 2000s में, लेट 2000s में। टेरिबल, इतना लाइनर, पंक भी था ना, वो पंक ग्रंज इन वाला दौर था, वो कॉर्नर्स बनाने और सब कुछ। मैं तो वो ब्राइडल मेकअप, आईब्रोज होती थी, या गॉथ, ब्लैक, यू नो, ब्लैक बेज कलर के लिप कलर होते थे, दिखे ही ना। हाँ, लिप्स ही नहीं। हाँ, अल्लाह ने खून ही निकाल दिया ना, जिससे उनका सब पेल पड़ गया, होठ पेल, आंखें काली। वाओ, ट्रेंड था ये बॉस। कभी नहीं करूंगी, बहुत कम मेकअप चल रहा है, इट्स और वेरी गुड थिंग। वाहियात हेयर स्टाइल भी निकला था, पफ। फुग्गा, अल्लाह, फुग्गा, ह्यूज, कितना बड़ा फुग्गा, बैक कमिंग,
स्पेशली इन कॉलेज आई रिमेंबर हर दूसरी लड़की यू पफ निकाली हुई या पिन लगाई हुई है। अच्छा वो पुग्गे वाला फैशन जब आया था ना, तो मैं तो उस वक्त मॉर्निंग शो ही कर रही थी। आपने किया? मैंने कहा मेरे तो बाल खराब होंगे, मैं दुबई से ना, अभी पाकिस्तान में नहीं आए थे, मैं दुबई से ना वो अंदर रखने वाले वो अजीब कुशन्स होते थे कुशन्स वो लाके ना चिपका लेती थी और इतना बड़ा। फिर मैंने अपनी शक्ल देखी, मैंने कहा ना ये मैं क्या लग रही हूँ। मैं अगर आपको अपने पुराने शोज दिखाऊंगी कुछ 17 साल पहले के, वो 17 साल पहले भी के, तो आप लोगों को नजर आएगा कि निदा ने ये पहाड़ क्यों बनाए हुए और यहाँ फूल भी लगाया। मैं एक हफ्ते पहले मैं अपनी नीस के घर गई हुई थी, तो हम किसी की शादी की वीडियो देख रहे थे और मुझे इतनी शर्म आई अपनी वीडियो देख के। दिस इज आई थिंक लेट 2009 की बात है। मैंने क्या किया हुआ है, बाल इतने ऊंचे, इतनी डार्क आईज, मतलब अजीब सी एक स्कैरी शक्ल लग रही थी। अरे मेरे साथ ना हमेशा से ऐसा है, मेरे बाल बिल्कुल डेड स्ट्रेट हैं, ठीक है, और मुझे कभी भी बाल बनवाने अच्छे नहीं लगे, ना बैक होम ना कुछ, मुझे हमेशा से स्ट्रेट। अब मुझे जब मैं मीडिया में भी आई, हर कोई कहता है आप बाल उठाएं ना, बैक होम करें, बल्कि लोग मुझे ये कहना शुरू, मुझे हमेशा से अभी भी मैं थैंक गॉड के स्ट्रेट ही हमेशा रखे हैं। आई डोंट नो लोगों को पसंद होते हैं अक्सर डायरेक्टली मुझे कहते हैं बैक होम करा लें, आई हेट दैट, आई डोंट लाइक इट। मी टू। अभी भी नहीं करवाया। मुझे ना ये पता उस वक्त चला कि मैं कितनी मकरू लग रही हूँ अपनी बहन की शादी की तस्वीरें देख के। आई लुक सो बैड। ये एक बहुत हसीन रंग है लेकिन मुझ पे जहर लगता है। ठीक है, कास्नी कलर कहते हैं इसे, उर्दू में कास्नी कहते हैं। मैंने पता नहीं किस जोन में, आई वाज इन ग्रेड 8 व्हेन माय सिस्टर गॉट मैरिड, तो मैंने शरारा बनाया था सिल्क का, लाइलैक रंग का। तो बहुत इतनी बुरी काली आंखें की हुई मैंने, और मैंने कुछ और भी आई थिंक रेड स्ट्रैंड्स कराए हुए थे। वो उस वक्त ना लाल, वो उसका भी ट्रेंड था, लाल बाल, जामनी जोड़ा, काली आंखें, इतनी बुरी, मतलब मैं जिंदगी में कभी लग ही नहीं सकती। अब फुगा भी था, फुगा भी था, कंप्लीट पैकेज। 2000s में वो तो मस्त था। वो रियलिटी चेक था। मूनलाइट का कपड़ा चला था। इतना बुरा कोई हो सकता है? मुझे उस कपड़े से चिढ़ होगी जो पाकिस्तानी सैटिन नहीं है, जिसमें आप अजीब लगते हैं, आपके सारे बल्जेस नुमाया होते हैं। उसके कपड़े शामोज, सॉरी सैटिन नहीं, तो बहुत अच्छी है। नहीं गंदी वाली शामोज होती है, सस्ती वाली आई थिंक वो मिक्स आती है, कोई चाइनीज शामोज है, बहुत गंदी सी, जिसके ब्लाउजेस बनते थे जिस, और जो प्लेट्स चलती थी उसकी अलग अलग सिलाइयां नजर मुड़ जाती थी, अजीब सी लगती थी। उसकी साड़ियों के ब्लाउज बना के पहने और यहाँ तक आस्तीन, अल्लाह इतनी बुरी लग रही होती थी मैं। वो जो मेरा हसीन शरारत है उसकी भी आस्तीनें आदि थी। फिर बाद में डिजाइनर्स ने समझाया कि देखें आस्तीनें या तो फुल होती है या 3/4 होती है या स्लीवलेस होती है। ये यहाँ बीच की चीजें जो है ना, ये बकवास और वाकई बुरी लगती है। हम सारी जिंदगी गलतियां करते रहे, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों से मिलते हैं और जो अच्छे एस्थेटिक जिनके होते हैं उनसे फिर मैं पिक करती रही चीज कि ये है जिंदगी। अच्छा, वो नहीं है। अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। आई थिंक तभी मैंने ना रंग पहनने छोड़ दिए हैं उन तस्वीरों के बाद। हाँ, नाउ आई रियलाइज, अब आज मुझे एहसास हुआ कि शायद वही वजह है। मेरे पास ऑरेंज कलर की वेस्टर्न कपड़े और ये पता नहीं क्या क्या मैं वो पहनती थी, मुझे जहर लगते हैं वो। मैं कभी कहीं बाहर जा रही होती हूँ, मैं निकालती हूँ अपने वेस्टर्न कपड़े और ऑरेंज आ जाए साथ तो मैं कोई फेंक देती हूँ। अच्छा, वो भी चेंज किया होगा ना, लाल जोड़ा तो लाल जूते। आई डोंट माइंड द कलर, वो भी मैंने बहुत किया। फिट और स्टाइल अच्छा, दैट आल्सो। नहीं, वो चीजें अच्छी नहीं, पता नहीं कभी कभार कलर पहनना आप छोड़ देते हैं। आई डोंट नो, होता है कभी कभार सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट्स पे चले जाते हैं। वही मैं इनको कह रही हूँ, वो तो सबने किया होगा, लाल जोड़ा, लाल जूते। लाल मैंने जिंदगी में कभी नहीं पहना। मैंने ऑरेंज के साथ किया, ऑरेंज नेल कलर, ऑरेंज हील और मैंने ऑरेंज, और वो मेरी शादी के बाद के कुछ नए दिन नहीं होते, वो थे। तो मेरी अम्मी ने कहा बस करो, तुम्हारे मियाँ को ऑरेंज कलर पसंद है, इसका मतलब मुंह भी ऑरेंज ना कर लेना तुम। मेरी अम्मी ने मेरा मजाक उड़ाया कि हील भी ऑरेंज, ऑरेंज नेल कलर। मैं बताऊंगी, मैंने ना एक मूवी देखी थी, उसको देख के लाल जोड़ा वैसे ही बनवाया था और लाल जूते भी लिए थे। अभी जब छुट्टी होगी ना यहाँ से फिर बताऊंगी कौन सी मूवी। अच्छा, ये क्या है? अटारी गेम्स वर्सेस PS5। ओह या, यू अ गेमर? आया है। हाँ, you a gamer?
used to, अब तो टाइम ही नहीं है, बट या मतलब बहुत हम लोग ये गेम्स खेलते थे, बट ये गेम्स खेलने के साथ साथ हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत होती, बहुत ही स्पोर्ट्स भी खेलते थे। नॉट ओनली दैट, हम लोग कभी कोई गैदरिंग में मिलते थे, सारे बच्चे जो है वो हर वक्त नहीं खेलते थे ना अटारी गेम्स, हर वक्त नहीं खेलते थे, एक सर्टेन टाइम होता था, हर वक्त कहाँ खेलते थे। हर वक्त तो मुझे याद है कि हमें हर वक्त पिट्टू बारी खेलने, खो खो, बैडमिंटन खेलने जाना होता था। इनफैक्ट अगर छुट्टी वाला दिन है यार, सुबह की 6:30 बजे आ जाओ, गर्मी भी नहीं होगी तो 6:30 सुबह सवेरे उठ के मैं बैडमिंटन और हमें ना गर्मी लगती थी, ना सर्दी लगती थी, ना भूख लगती थी, ना थकते थे, घंटों घंटों खिला लो, गर्मी तो लगती नहीं थी। हाँ, I was about to say I don't remember as a teenager या बचपन में मुझे गर्मी लगी हो कि गर्मी एक इशू हो जैसे आजकल के बच्चों तो का हम खुशियां मनाते एग्जैक्टली कि बाहर जाएंगे और एसी अलाउड नहीं था, 1 घंटा एसी चलता था, विंडो एसी होते थे, बिल्कुल, तो बिल आते थे। एक घंटा कमरा ठंडा। हमारे घर में तो कुछ वर्ड्स थे ना जो बैन थे, उसमें से एक वर्ड था बोर। मैं नहीं बोल सकती थी कि मैं बोर हो रही हूँ, वही मम्मा बोर हो रही हूँ, इतनी सी उम्र में बोर हो रही हूँ, मतलब कहाँ से सीखा ये, तो इट वाज नॉट अलाउड। दैट वाज माय ये है कि बाहर हालात का भी थोड़ा सा होता है, पेरेंट्स डर जाते हैं, तो वो वाला फैक्टर है। तब ये फैक्टर्स नहीं थे, बच्चे अकेले भी बाहर खेल लेते थे, बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को अकेले स्कूल भी भेज देते थे। अब हमारे हालात नहीं कर सकते, भी तो प्रॉब्लम, वैन में नहीं भेजते हम स्कूल बच्चों को, गाड़ी में। और क्या हम सब तो वैन में गए हैं, बिल्कुल। कितने कितने घंटे हमारे जाया हुए हैं, उसको छोड़े उसको छोड़े, हम 1.5 घंटे उस जमाने में बच्चे का गाड़ी में जाना बहुत कोई बड़ा प्रिविलेज समझा जाता था, वरना वैन्स में। अब तो अच्छा ये बच्चों क्या का है, वैन फेस ट्रीटमेंट्स? हाँ, फेस ट्रीटमेंट्स एक टाइम था जब आप जैसे मैं नई नई आप मीडिया में आते ना, तो हर कोई कह रहा होता है मुंह पे ये करवा लो, ये कर लो, और उस टाइम पे नए नए एस्थेटिक्स वाले आ रहे थे, तो आपको लग रहा होता है कि बहुत एक अच्छा प्रिविलेज आपको मिल रहा है, कोई कह रहा है आके फ्री से ये करा लो, फ्री का वो करवा लो। तो मैंने बहुत सारे उस चक्कर में, आप कोई भी हाइड्रा हो गया, एनी ट्रीटमेंट, बट अब मैंने फुल स्टॉप लगा दिया भाई कि नहीं भाई, बहुत जो जरूरी चीज है वो मैं करवाती हूँ, इसलिए नहीं कि भाई कोई फ्री में मिल रहा है तो किसी की गिनी पिग नहीं हो आप। मतलब बड़ा, लेकिन उससे कोई एडवर्स इफेक्ट हुआ क्या? एक दो हुए। फॉर एग्जांपल मैंने एक बार वो उन्होंने कोई इंजेक्ट करने वाला कोई ट्रीटमेंट था कि आपके फेस में इंजेक्ट करेंगे ये वो मैंने करा लिया मेरे फेस पे, उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्ने हो गया था। ठीक है, वो 1-2 ट्रीटमेंट्स के बाद फेस स्वेल हो गया बहुत ज़्यादा, एंड मैं डर गई कि अगर ये स्वेलिंग ना गई, मुझे कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो मैंने ये इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया अपने साथ। अब आई एम वेरी स्पेसिफिक अबाउट दिस कि जो ट्रीटमेंट मुझे सूट करते हैं उसके मैंने एक स्केड्यूल बना लिया हुआ है कि तब मैंने ये लेना है। ऐसा नहीं है कि अब ये डॉक्टर कह रहा है आ जाओ फ्री का ले लो, तो कहूँगी नहीं तो ये है कि मैं नहीं है वो करती। हर चीज़ आपके फेस के लिए बनी भी नहीं है। इट्स नॉट लाइक डॉक्टर कह रहा है आंखों को ये करा लो, कान को ये करा लो, तो इट्स नॉट रियली गुड। जैसे आजकल लैशेस और फेक नेल्स का बहुत है, हर दूसरा बंदा लगवाता है, जरूरी नहीं है कि वो करवा रहे, मैं भी करवाती हूँ, आई लव नेल्स, लेकिन लैशेस के लिए कभी कभार वो होता है देख I've heard के झड़ जाती हैं, अपनी भी करवाना है, कराने से झड़ चुकी हुई हैं, झड़ने का और दोबारा उगाई है फिर मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं क्या क्या लगा लुगू के, मेंटेनेंस इज वेरी टफ, क्योंकि मेरे लिए तो एक वो हॉरर फिल्म की तरह रही है जिंदगी। आंखों को तो नहीं छेड़ना मुझे लगता है अगर ये वाला ट्रेंड कुछ साल पहले भी आता ना, 10 साल पहले, 15 साल पहले, ये बहुत अगर कॉमन हो जाता तो शायद मैं करवा लेती। लैशेस, हाँ लैशेस के ट्रेंड में है, फैशन है, करवा लो। लेकिन अब नाउ आई थिंक कि नहीं यार, पहले मतलब मेरे अल्लाह ताला ने दी है वो अच्छी बहुत लगती हैं। आप कुछ महीने इतना एंजॉय करते हैं। मैं लैशेस एक्सटेंशन लगवा के मैं टूर पे गई अमेरिका, मैं सो के उठती थी, मुझे मेकअप की ज़रूरत ही नहीं, गुड टू गो, क्योंकि ऐसा इतनी ग्लैमरस शक्ल लगती है। तो 3 महीने तो बहुत एंजॉय किया, मगर उसके बाद 3 साल बहुत बर्बादियाँ रही। फिर जाके ज़रा लैशेस अपनी खुद की अच्छी बड़ी। रियल एंड फेक ज्वेलरी, पहले कॉन्सेप्ट नहीं था कोई भी फेक ज्वेलरी पहनने। बिल्कुल सही कह रही हैं। एक मतलब एक अनइमेजिनेबल सी चीज़ थी कि आप किसी की शादी पे जा रहे हो तो आप फेक ज्वेलरी पहन के चले जाएं, सब अपना रियल गोल्ड, हाँ, क्योंकि लॉकर से निकाल हालात भी ऐसे थे कि लोगों को डर नहीं लगता था अपनी रियल ज्वेलरी पहनते हुए, शादियों पे जाते हुए। एक कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि फेक पहनी जाए। अब तो मैं सिर्फ फेक पहनती हूँ, एंड आई फील नो शेम इन एडमिटिंग। और क्या, मैं तो बॉदर ही नहीं करती कि मैं लॉकर से जाके रियल निकालूं, क्योंकि एक तो लॉकर से जाके लेकर आना एक बहुत बड़ा रिस्क है, उसके नहीं हैसल छोड़ो, रिस्क सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, उसके बाद पहन के जाना एक अलग सिक्योरिटी, फिर उसके बाद घर में अगर 1-2 दिन रखा हुआ है वो एक स्ट्रेस। नहीं, आई एम बेटर वापसी पे गाड़ी में उतारते हुए और डरा के छुपा के। लगता है जो ज्वेलरी है ना ये बहुत बड़ी टेंशन, उससे बेहतर कोई और इन्वेस्टमेंट कर लो। सोचो मेरी शादी को 23 साल हो गए, पर मैंने शादी के बाद कोई सेट नहीं बनवाया कभी जिंदगी में।
वो है सोचो, जो कर लो लोग पता नहीं कितना होता है ना बनाते ये हैं। चेंज आई थिंक ये हम लोग लेकर आ रहे हैं। हाँ। हमारी माएँ जो थी वो ये सोचती थी कि एक औरत का एसेट जो होता है वो सोना होता है। तो जेवर उसका एसेट है और देना है, होना है, रखो, बेचना तो गुनाह है ना, बहुत बड़ा। इवन वो आप अपने लिए किसी काम के लिए भी अगर कुछ एक आध चीज निकालने का सोचो भी तो आहा ऐसा तो करना ना है, छेड़ो। ना छेड़ो वाला। लेकिन अब आई बिलीव ये चीजें चेंज हो रही हैं। हाँ। लोग कहते हैं कि यार ये चीजें बनाने से अच्छा है कि हम इनके कोई सेविंग अकाउंट खोल दें बच्ची का, या फिर हम सॉलिड गोल्ड ले लें, क्योंकि अच्छा, पहनना तो है ही नहीं। इस एज मुझे में ऐसा लगता है बहुत टेंशन है भाई, उससे stress बेहतर है। बहुत पता है stress है। इस एज में अब मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत का एसेट उसकी हेल्थ है, उसकी बॉडी है। यस मैं अब अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करती हूँ, मैं अच्छा खाती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं अपने लिए विटामिन्स अच्छे से सेलेक्ट करती हूँ। best. मुझे ऐसा लगता है जिस एज में मैं हूँ, ना कोई जमीन जायदाद, ना जेवर, ये कुछ नहीं है। नहीं, सिर्फ एज भी मैटर नहीं करती। आपका दिमाग, आपका मेंटल हेल्थ, आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल और आपकी बॉडी, ये आपका एसेट। अगर अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया कि आप 4 पैसे कमा सकते हैं तो अपने पे लगाएं, क्योंकि वो भी पूछेंगे, अल्लाह ताला आपसे पूछेंगे कि यार मैंने क्या किया आपने इसका। एग्जैक्टली मैंने आपको केपेबल बनाया, आपको हजारों लोगों से बेहतर बनाया, आप कर सकते थे, क्यों नहीं किया। सिर्फ जमा नहीं करना है आपको। बिल्कुल, लगाना भी है। आपको क्या पता आपकी कब लिखी, आपकी कब आ जाए, तो फिर किसके लिए छोड़ना है? जहाँ तक औलाद की बात है, आई थिंक आप उनको अच्छा इंसान बनाओ, तालीम दो, उनको अच्छी जिंदगी दो, उसके बाद उनको इंडिपेंडेंट होने छोड़ दो, राइट एंड रॉन्ग चूज करने के लिए वो अपना फ्यूचर खुद बनाएंगे। 100%। अब नहीं है वो दौर के अब आप प्रॉपर्टीज ले लेके डाल रहे हैं, तो महंगाई इतनी हो गई है। आप गोल्ड जमा कर रहे हैं, मेरी बेटी है तो उसकी शादी होगी तो मैं इतना जेवर उसके लिए जमा करते रहूं, भले अपनी हालत बिल्कुल फकीरों वाली। क्योंकि मैं देखती हूँ कि एक सर्टेन एज पे औरतें कहती है अब क्या करना है, अब क्या करना, अब तो हमने जिंदगी गुजार ली। नहीं, जिंदगी तो शुरू ही अब हुई है। अभी तो केयर की जरूरत है आपको, पहले नहीं थी। बिल्कुल, पहले वो नेचुरल थी सब बिल्कुल चीजें। सही। Especially के जब बाद बच्चे कैल्शियम आपके बड़े वो हो नहीं जाएं। मिलता जितना मिल रहा होता आपके था, खत्म हो चुके हैं। तो इसीलिए अब ही तो देखना है। तो इसलिए कोई नहीं माइंडसेट अब सोचता। औरतों को तब्दील करना पड़ेगा कि अब पूरे घर को तवज्जो दे दी, बच्चे पाल लिए, पोस लिए, अब अपने आप को तवज्जो दो। वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को और इसी prioritize नोट पे मैं थैंक यू करूंगी आप सब लोगों को। We're done. हाँ ना, This was a quick show today. हाँ, It was really quick, क्योंकि yeah. बहुत कुछ है बताने के लिए ज़िंदगी में कि कितनी चेंजेस आई हैं, और सब हर किसी की ज़िंदगी की अपनी एक कहानी होती है। और अगर आपकी कहानी कुछ हमसे मिलती जुलती है कि आपकी भी अच्छी अच्छी चेंजेस आए हैं, तो आप सही लाइफ जी रही हैं। मगर अगर आपको लगता है कि आप लकीर की फ़कीर वही बनी हुई हैं, वही उसी तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो आज ही चेंज करें अपने आप। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ इफ्तिखार हसन साहब, जो कि ग्रुप डायरेक्टर प्लान्स एंड टेक्निकल ऑपरेशन से हैं, SJ&G फजल इलाही प्राइवेट लिमिटेड से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सो अगर मैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के हवाले से बात करूं तो मुझे ज़रा क्या बताएंगे आप रिसर्च कि पाकिस्तान में कितनी परसेंट मेडिसिन जो हैं वो लोकल मैन्युफैक्चर होती हैं और कितनी परसेंट लोकल इंपोर्ट होती हैं? हमारी जो है 90% जो है दवाएं लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो कि हमारी ऑलमोस्ट पाकिस्तान में 750 फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अच्छा अच्छा। और 90% ऑफ द मेडिसिन जो है वो हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अच्छा। बाकी 10% जो है वो हमारी इंपोर्ट है, जिसमें ज़्यादातर कोई वैक्सीन वगैरह हैं या एंटी कैंसर वगैरह। अच्छा, क्या जो पाकिस्तानी मेडिसिन हैं उसकी कॉस्ट हमारे हमसाए मुल्कों से और रीजन के मुकाबले में ज़्यादा है? उसमें मेडिसिन दो तरह की गवर्नमेंट जैसे रेगुलेट करती है। एक एसेंशियल है जो कि आवाम को चाहिए होती है, इसमें जैसे मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर की दवा है, डायबिटीज़ की दवा है, कोई आपको एनेस्थीसिया की दवाएं, वो गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। उसका गवर्नमेंट का एक फॉर्मूला है जिसके तहत उसको कंट्रोल करते हैं, और प्राइसिंग उसको कंपनी अपने हिसाब से दवाओं की कीमत नहीं रख सकती। जो गवर्नमेंट ने जो कह दिया जी जी बिल्कुल वो कह दिया। अच्छा। और जो बाकी नॉन एसेंशियल हम उसे कहते हैं, उन दवाओं में अगर आप देखेंगे तो हमारे हमसाया ममालिक से, क्योंकि हमारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कंपेयर करेंगे तो स्लाइटली हमारी प्राइसेस हायर हैं एज कम्पेयर टू, अगर हम स्पेसिफिकली चाइना से बात करें तो हमारी प्राइसेस पाकिस्तान की स्लाइटली हायर है। अच्छा अच्छा। और जो गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई है वो
जी, उसकी वजह असल में ये है कि हमारे जो हमारी एनर्जी कॉस्ट है, हमारे जो रॉ मटेरियल है वो ज़्यादातर इंपोर्ट होता है हमारा। ओके 90% रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं। अब वो डॉलर अगर आपका जो है वो ऊपर चला जाता है, डिवैल्यूएशन होती है, तो उसका इम्पैक्ट आपकी मेडिसिन पे कहीं ना कहीं आता है। भी आता है। जी। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उसकी कॉस्ट अगर कम करना चाहें तो तरीक़ेकार क्या अपनाया जा सकता है? उसमें अगर हम देखें, सबसे पहले जो एनर्जी कॉस्ट है हमारे पास जो है, अगर हम अपने हमसाया ममालिक से कंपेयर करें तो हमारे पास पाकिस्तान में एनर्जी कॉस्ट कोई डबल के करीब है हमारे पास। तो अब आप समझ लें, जो बिजली का बिल आ रहा है, जो पानी हमारे पास हम खरीद रहे हैं, पानी यूजुअली जो है फार्म इंडस्ट्री खरीद रही है बेसिकली। अच्छा। कि वो अलग डिस्कशन है। हाँ। एनर्जी कॉस्ट बहुत बड़ा मैटर कर रही है, वो हमारी ऑलमोस्ट डबल है एज़ कम्पेयर टू दिस। टैक्सेस हमारे पास हैं दो, अगर हम फार्मास्यूटिकल को स्पेसिफिकली या तो इलेक्ट्रिसिटी दें तो कोई सब्सिडाइज करके दें तो शायद उसका इम्पैक्ट आवाम को चला जाए। ड्यूटी स्ट्रक्चर हम अपना कम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करी जाए फार्मास्यूटिकल के अंदर। तो ये है 3-4 इकदाम जो करें तो दवाओं की कीमतें मज़ीद कम करी जा सकती हैं। अच्छा, पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो कौन से ममालिक ऐसे हैं जिनमें वो एक्सपोर्ट भी कर रही हैं? पाकिस्तान की कंपनी तकरीबन 60 to 70 कंट्रीज़ हैं जहाँ से हम दुनिया भर को हम सप्लाई करते हैं। अच्छा। तो हमारी जो टोटल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग है उसका समझ लें कि 10% जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें 60 to 70 कंट्रीज़ हैं। उसमें अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जिसमें नाइजीरिया है, सूडान है, कीनिया है, फिर इधर आप आ जाएँ ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, CIS की कंट्रीज़ हैं, फिलीपींस है, वियतनाम है, श्रीलंका है, कंबोडिया है। तो 60 to 70 कंट्रीज़ पाकिस्तानी फार्मा इंडस्ट्री कवर करती है। हाँ। अच्छा, US, UK और यूरोपियन कंट्रीज़ में क्यों नहीं एक्सपोर्ट करें हम लोग? अब पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि इसकी जो सर्टिफिकेशन है बेसिकली, अगर आप यूरोप करना चाहते हैं तो हमें EU सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। हम अगर US करना चाहते हैं तो हमें US FDA चाहिए होती है। UK करना चाहते हैं तो उनकी गवर्नमेंट हमें अप्रूव करेगी बेसिकली। तो हम जैसे इन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते भी हैं तो वो उनकी मिनिस्ट्री हमें आके अलाउ करती है, हमारा ऑडिट करती है, फिर हम वहाँ एक्सपोर्ट कर पाते हैं। बट अब प्लान्स हैं, क्योंकि अब जैसे माशाल्लाह हुकूमत जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री को, तो आई होप कि इंशाल्लाह जल्द वक्त आएगा कि हम इंशाल्लाह US और यूरोप भी इंशाल्लाह एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। अच्छा, फार्मा जो एक्सपोर्ट है उसका प्रोसेस भी तो होता होगा ना, कोई क्या उसका प्रोसेस होता है? उसमें भी यही है कि हम जो है वो पहले उनका स्पेसिफिक कंट्री में जो है वो अप्लाई करते हैं जहाँ हम प्लान करते हैं। अच्छा। तो हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं, फिर उनकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो हमें आके ऑडिट करती है। ओके। वो हमें ऑडिट करती है, फिर हमें उसकी सर्टिफिकेशन देती है, फिर हम जो है वहाँ उस स्पेसिफिक कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम उसके अलावा नहीं कर सकते एक्सपोर्ट कहीं। हाँ। अच्छा, फार्मा इंडस्ट्री का बेसिकली एक्सपोर्ट के हवाले से विजन क्या है? अभी जो हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स हैं, अगर हम सर्जिकल भी मिला लें तो हमारी 1 बिलियन की एक्सपोर्ट बनती है। और हम 2030 तक जो गवर्नमेंट ने टारगेट हमें दिया हुआ है 5 बिलियन का हमें टारगेट मिला हुआ इंडस्ट्री को, कि 5 बिलियन तक अपनी एक्सपोर्ट्स को लेके जाएं। क्योंकि अब जो गवर्नमेंट है हमारी, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना चाह रहे हैं हम लोग ऐसे इंडस्ट्री में, तो फार्मा का जो टारगेट है 5 बिलियन का दिया हुआ है 2030 तक का। क्या पाकिस्तान में नकली दवाई मिलती है? ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, मैं आपको क्योंकि इंटरनेशनली जो है WHO जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको रेगुलेट करती है, और ये वो बॉडी है जो पूरे दुनिया में दवाओं को रेगुलेट करती है। सही है। उनका एनालिसिस ये है, उनकी रिपोर्ट है, तो वो कहते हैं कि 10% जो है ऑलमोस्ट, मतलब कि हर 10 में से एक दवा जो है दुनिया भर में, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, 10 में से एक दवा जो है वो फेक या काउंटरफीट, हम उसे मेडिसिन में कहते हैं, वो काउंटरफीट मेडिसिन है। अच्छा, तो उनकी रोकथाम के लिए, फेक मेडिसिन को रोकने के लिए क्या मेजर्स इख्तियार करने चाहिए? अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, हम क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से रेगुलेट होते हैं, तो हमें उन्होंने मैंडेटरी कर दिया, अगर आप कोई मेडिसिन उठाएंगी तो उसमें 2D बारकोड हम कहते हैं, आप उसको स्कैन करें तो उसमें कंपनी की स्पेसिफिकेशन आती है किस बैच नंबर का है, और ये मिनिस्ट्री ने मैंडेटरी कर दिया है। तो हर कंपनी जो है, आप कोई भी दवा खरीदते हैं हम मार्केट जाके, आप उसको जाके अपना स्कैन करें तो आपको डिटेल्स मिल जाए। अगर स्कैन नहीं हो रहा, इट मीन्स कि वो कंपनी, वो जो दवा है वो जाली है। सिंपल तो यही है, बहुत ईजी है। उसके अलावा ये हुआ है कि बहुत जो बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने अपना होलोग्राम बना लिया है, उन्होंने अपनी कोई ऐसा स्पेशल मार्किंग कर दी है, तो वो स्पेशल मार्किंग से भी आप पकड़ सकते हैं। अच्छा, वैसे भी असली दवा और नकली दवा को रखेंगे तो आपको फिजिकली भी ये गाइडलाइन है कि आपको फ़र्क फील हो जाएगा कि ये 2 नंबर है या जो है फेक है। फेक है, हाँ। अच्छा, मेडिसिन की जो टेस्टिंग है उसके लिए आप कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? इसमें हमारे पास जो मेथड हमें दिए जाते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हमारी टेस्टिंग होती है हमारे पास,
जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनकी अपनी लैब होती है, वो वहाँ टेस्ट करते हैं मार्केट में रिलीज़ करने के मार्केट में रिलीज़ करने से पहले। उसका बाकायदा रिलीज़ होता है, क्वालिटी कंट्रोल से रिलीज़ करता है। उसके अलावा क्या है कि हमारे पास हर सूबे में, जैसे अगर हम सिंध में लें तो हमारे पास यहाँ पे टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट की रेगुलेटेड है। ये लोग मार्केट से पेशावर KPK में अपनी है, लाहौर में अपनी है गवर्नमेंट, तो ये सैंपल्स इनके जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं ये सैंपल्स मार्केट से जाके रैंडम उठाते हैं और वो रैंडम टेस्टिंग होती है मार्केट से। अच्छा, वो कंट्रोलिंग उसकी ऐसे होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और अगर हम कहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी कंट्री में, जैसे मैं मिसाल के तौर पे मैं अगर म्यांमार या कंबोडिया एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो वो उनकी टेस्टिंग लैब जो है वो टेस्ट करेगी, फिर वो पास करेगी कंज्यूमर्स को आगे। अच्छा, अगर मैं पूछूं जो आम कंज्यूमर है वो कैसे पहचाने कि फेक और ओरिजिनल जो दवाइयाँ हैं उनका फ़र्क वो कैसे पहचाने? उसमें बेहतर ये होता है कि रिकमेंडेड ये होता है कि आप अपनी जो इलाके की अच्छी फार्मेसी है, जो कि रिनाउंड फार्मेसी है, वहाँ से जाके परचेज करें। और उसके बाद जो मैंने आपको जैसे बताया 2D बार कोड आप स्कैन करें, वो सबसे इजी है इस वक्त। आप 2D बार कोड स्कैन करें, अगर वो स्कैन पे आप डिटेल्स आ जाती हैं तो इट मीन्स कि वो उस कंपनी की दवा है। अच्छा। और नहीं आती और फिर दूसरा ये कि आप फिजिकली अगर आपको दवा कंटिन्यू खा रहे हैं, तो अगर आप डायबिटीज़ की फोर्स से कोई दवा खा रहे हैं, वो कंटिन्यू खाता है, तो उसको देख के भी अंदाजा हो जाएगा कि ये सही नहीं, थोड़ी सी सही नहीं है। अच्छा, कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया किसी टैबलेट या मेडिसिन को लेने से, तो रिपोर्ट हमें कहाँ करनी चाहिए? उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास अगर हम उनकी वेबसाइट है फार्माकोविजिलेंस, उनका एक वहाँ पे आप वहाँ जाके अपना जाके जो भी कोई कंप्लेन करना चाहता है, कोई डॉक्टर कंप्लेन करना चाहता है, कोई कस्टमर कंप्लेन करना चाहता है, तो वेबसाइट पे जाके आप उनकी कंप्लेन फार्माको जो विजिलेंस है वहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो जिस कंपनी की वो दवा है उस कंपनी की अगर आप वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वहाँ पे एक सेक्शन है जो मैंडेटरी है कि फार्माको विजिलेंस आपने मेंटेन करनी है। तो फार्माको विजिलेंस में आप जाके जैसे ही करेंगे तो विद इन 24 आवर्स आपको इंशाल्लाह वहाँ से रिस्पांस ज़रूर मिलेगा, कंपनी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, क्या पाकिस्तान में हाईटेक मेडिसिन जो हैं, वैक्सीन वगैरह या कोई ऐसी चीज़, कैंसर से लड़ने की दवाइयाँ? कैंसर से बनने की दवाई अब पाकिस्तान में बनना शुरू हो गई हैं। कुछ कंपनीज ने स्टार्ट कर दिया, बट वैक्सीन भी बहुत लिमिटेड है हमारे पास। ज़्यादातर हम अभी वैक्सीन वगैरह जो है वो इम्पोर्ट पे ज़्यादा है हमारे पास। अच्छा अच्छा, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इंशाल्लाह, आने वाले 4-5 साल में बहुत बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। मतलब क्या आपके कहने का मकसद है पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज़ हैं उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो मौजूद है? बहुत लिमिटेड रिसोर्स पे होती है, क्योंकि हर कंपनी की एक हमारी रेगुलेशन होती है कि हम जब भी कोई दवा लॉन्च करेंगे फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो हमने पहले इंटरनल उसको रिसर्च करते हैं। अच्छा। हमने उसको फॉलो करना होता है इंटरनेशनल गाइडलाइंस पे। पहले हम उसको अपने इन हाउस डेवलप करते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी आगे जाते हैं, उसकी स्टेबिलिटी लगती है 6 महीने के बाद। तो फिर उसके बाद एक प्रोसेस है, तो उसके बाद एक प्रोडक्ट मार्केट में आती है। वो लिमिटेड लेवल पे है, बट US क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा US में ज़्यादा है। बिल्कुल। सो अब देखिए AI तो अब हर जगह मौजूद है, तो जब मैं अगर पूछूं कि मेडिसिन की या हेल्थ केयर सेक्टर की फील्ड में AI का क्या रोल है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले एक दवा जो है, जैसे जब कोरोना आया था तो कोरोना में एक मेडिसिन बनने को आपको याद होगा कि दुनिया में लग गई थी, स्पीड लग गई थी कि कोरोना की वैक्सीन जल्दी लॉन्च करी जाए। उस वक्त जो है एक किसी भी दवा को बनाने के लिए 10 से 15 साल का अरसा लगता था, और इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो 2 बिलियन 3 बिलियन की तरफ लगती थी US डॉलर्स। अच्छा। अब वो जो टाइमलाइन है वो कम होके 2 से 3 साल में प्रोडक्ट लॉन्च हो जाती है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये है कि मॉलिक्यूल्स आपको ऑप्शंस देता है, मल्टीपल सर्चिंग करता है। जो दो दवा इजाद करना जिसे हम कहते हैं, दवा इजाद करने का टाइम जो 10 से 15 साल था, अब वो 3 से 4 साल में आ गई, और कॉस्ट उसकी तकरीबन 30 to 40% रिड्यूस हो गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद। जी, ज़बरदस्त। अच्छा, अगर कोई इस फील्ड में आना चाहे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आना चाहे, तो उसकी बेसिकली उसकी तालीम या उसका बैकग्राउंड, हिस्ट्री, करियर को लेकर क्या होनी चाहिए? हम लोग जो फार्मास्यूटिकल में आते हैं वो यूजुअली फार्म डी आते हैं, जिसे हम फार्मासिस्ट कहते हैं। फार्म डी आते हैं हमारे पास, प्रेफर हम फार्म डी को करते हैं। उसके बाद हमारे पास MSc केमिस्ट्री होती है हमारे पास, फिर इंजीनियर्स होते हैं हमारे पास, क्योंकि एक पूरी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं हमारे पास। उसके बाद भी आप आ भी जाते हैं तो इंडस्ट्री में हमें कंटिन्यूस पढ़ना पड़ता है, क्योंकि गाइडलाइंस हमारी कंटिन्यूसली इंटरनेशनल जो गाइडलाइंस हैं वो चेंज होती रहती हैं दवा बनाने के लिए। वो 3 साल बाद 5 साल बाद रिवाइज होती हैं, तो हमें फिर उसको फिर स्टडी करना पड़ता है। हाँ, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं इन दी एंड कि फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है वो मुल्क और कौम की खिदमत किस तरह कर रही है? अच्छा, उसकी मिसाल दूँ
पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता जैसे भी हमारे ताल्लुकात हो गए थे इंडिया के साथ ख़राब, तो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कंटिन्यूस 24 आवर चलती है, क्योंकि जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान में, चाहे वो आर्मी के इदारे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल सप्लाई है, तो जैसे हॉस्पिटल आपको सप्लाई कर रहा होता है, तो हम एज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हम कोरोना में भी 24 घंटे चल रहे थे। हम हालात ख़राब भी हों तो हमारी फैक्ट्री चल रही होती है, क्योंकि हमें आवाम को दवा सप्लाई करनी है, हमें अपने मतलब ये चीज़ तो कभी रुक ही नहीं सकती। हाँ। रुक ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे चेंजेस लेकर आएंगे, अपनी बेटरमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। तो हिचकिचाइए नहीं, रिस्क लेने से डरे नहीं, क्योंकि अगर आज नहीं रिस्क लिया तो आगे कैसे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।